मेरा आपको जो इंट्रोडक्शन है वो ओरिएंटेशन में भी हो गया होगा, और इसके जो ब्रोशर्स थे इस कोर्स के उसमें भी मेरा इंट्रोडक्शन अवेलेबल था। सो उसके ऊपर हम टाइम स्पेंड नहीं करते। आज हम डायरेक्ट अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। इस कोर्स में जो ये मेरा मॉड्यूल आप आज सुनेंगे, इट इज़ रिगार्डिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव लर्निंग। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपको पता है इज़ अ वाइडली यूज्ड टर्म नाउअडेज, जिसमें ये बताया जाता है कि हम जो हमारी एजुकेशन है उसको टेक्नोलॉजी ने कैसे रिफॉर्म किया है और रेवोल्यूशनाइज किया है। इसमें फिर फर्दर हम कुछ टेक्निक्स पढ़ते हैं विच इज़ रिफर्ड टू एज इनोवेटिव लर्निंग। आज की हमारी जो पूरी की पूरी डिस्कशन है ये शुरू होगी, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा। फिर हम थोड़ी बात करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की, और फिर हम ग्लोबली एस्केलेटिंग ट्रेंड ऑफ एजुकेशनल इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। फिर हम डिजिटल टेक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, और फिर हम देखेंगे लीडरशिप कमिटमेंट टुवर्ड्स ब्लेंडेड लर्निंग इन स्कूल्स, टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग विद मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और अगमेंट स्टूडेंट लर्निंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। अच्छा, सेशन के लिए चूँकि ये मेरा मिड में आया है सेशन, इसलिए मैंने शुरू में कुछ मतलब बातें नहीं की जो यूजुअली हम शुरू में करते हैं। फिर भी मैं अभी रिवाइज़ कर देता हूँ, मुझे भी याद आया कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन करना हो ड्यूरिंग द सेशन, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स, और अगर मैं उस वक़्त फ्लो में हुआ, मैंने उस वक़्त रिप्लाई नहीं किया, तो थोड़ी देर बाद मैं चैट बॉक्स ओपन करके आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। इफ़ यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस योरसेल्फ, आप लिख के नहीं बोल के पूछना चाहते हैं, यू कैन रेज़ योर हैंड्स। आई कैन रिक्वेस्ट द मॉडरेटर टू अनम्यूट यू, और देन फिर आप अपना क्वेश्चन सबके सामने पूछ सकते हैं। आई विल आंसर दैट। आई विल ट्राई टू कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन। जो मैंने प्लान किया हुआ है, मेरे पास जो एजेंडा है, कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, एंड विद इन द टाइम आपकी जो क्यूरीज होंगी, जितने क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। ओके कमरुद्दीन साहब, मैं अपना वॉल्यूम थोड़ा सा, वैसे तो आपको पता है मैं लाउड हूँ थोड़ा, ड्यूरिंग द सेशन और लाउड हो जाऊंगा। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी अपनी आवाज़ बुलंद कर लूँ ताकि आप लोग सब क्लियरली सुन सकें। अच्छा, प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, विच इज़ रिगार्डिंग ERP, CMS एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। फिर इसी में हम देखेंगे हाउ टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टूल्स, और फिर इसमें कुछ टूल्स होंगी हमारे पास मैनेजमेंट के, और फिर टीचिंग लर्निंग के, फिर हमारे पास असेसमेंट के कुछ टूल्स हैं, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। और फिर हम इम्प्रूविंग स्कूल प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एनालिटिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स जो होते हैं हमारे पास, उनको हम देखेंगे, और फिर हम कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। हम सबसे पहले एक बात करते हैं कि अभी हमने देखा कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहला हमारा पॉइंट था आज की डिस्कशन का। व्हाट इज़ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? जब हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो उससे पहले ऑब्वियसली थ्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आएंगी। सो पहले उनको समझना ज़रूरी है कि वो थ्री रेवोल्यूशंस क्या थी। इसमें जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिसको हम कोल से जो है वो डिनोट करते हैं, इसमें एग्रीकल्चर जो है वो शिफ्ट हुई इंडस्ट्री पे। उससे पहले जो इकोनॉमीज़ थी वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ कहलाती थी। जितने मुल्क जितनी क्रॉप्स ग्रो करते थे और जिस तरह की जितनी वैल्यूएबल, उसके अकॉर्डिंगली उनकी इकोनॉमीज़ जो हैं वो रेट होती थी। जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई विद द जो है डिस्कवरी ऑफ कोल और डिस्कवरी ऑफ स्टीम इंजन, जिससे इंडस्ट्रियलाइज हुई इकोनॉमीज, मतलब इसका ये था कि बहुत सी चीज़ें जो प्रोड्यूस होती थी, हैंडीक्राफ्ट्स थी, लोग हाथों में दस्तकारियों में बैठ के बनाते थे, उनको इंडस्ट्रियलाइज किया गया थ्रू द हेल्प ऑफ कोल एंड स्टीम इंजन। उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गए, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। बहुत से मुल्कों ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई और प्रोडक्ट्स को मैसिव स्केल के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू किया, और फिर वो उसकी एक्सपोर्ट्स, और उससे फिर जो इकोनॉमीज़ जो हैं वो शिफ्ट होना शुरू हुई और मुतासर होना शुरू हो गई। जो मुल्क जो थे वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ थी, उन्होंने इस स्टीम इंजन का इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कर दिया। उससे ज़ाहिर है वो इरिगेशन को हेल्प हुई, और फर्दर जो है वो
क्रॉप्स ग्रो करने में, उनकी हार्वेस्टिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होना शुरू हो गई. So this was referred to as Industrial Revolution, which is first Industrial Revolution. It started in 1765 somewhere. उससे पहले थोड़ा शुरू हो गई, फिर जो मेन पीक होता है उसके साथ उसको रिलेट कर देते हैं. Second Industrial Revolution with the discovery of gas in 1870. When we refer to as gas, जब हम पाकिस्तान में कहते हैं तो हमें लगता है कि ये जो सुई गैस हमारे घर में किचन में आती है सिर्फ उसी को. यूजुअली जो गैसोलीन इसका कंप्लीट वर्ड है जिससे ये गैस बनता है. तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये सारी की सारी गैसोलीन कहलाती हैं, जिसमें डीजल भी है, पेट्रोल भी है और अदर जो फ्यूल्स थे, फॉसिल फ्यूल्स वो थे. तो इनसे जो ड्राइव करना शुरू किया, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू की. जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो एक और किस्म का रेवोल्यूशन आ गया. जो मशीनरी स्टीम इंजन से चलती थी वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलना शुरू हो गई. और फिर जो गैस इंजन थे उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज किया. और फिर इसके साथ आपने देखा कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप होना शुरू. जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई तो उससे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो फास्ट हो गई. उससे पहले डिफरेंट वेज थे जिससे वो मतलब ट्रांसपोर्ट किया करते थे गुड्स को और अपनी बातों को, कम्युनिकेशन को जो उन्होंने पहुंचानी होती थी कहीं और, मैसेजेस. देन जो है विद द डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी, उसका ये हुआ कि उससे जिसको हम आज जानते हैं रेडियो के नाम से जानते हैं, या फिर फोन, टेलीफोन बना, टेलीफोन के बाद टेलीविजन बना, और फिर एक फाइनली उसके बाद जाके कहीं इंटरनेट भी आया, लेकिन वो अभी हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे. सो दिस वाज द सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी ने लाए, और सेकंड जो था कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, जिससे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कम्युनिकेट होना शुरू हो गई बहुत फास्ट. देन there comes the third industrial revolution, which is basically because of electronics and nuclear power. 1969 इसका कोई मतलब ईयर जो है वो इससे इसको रिलेट किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स उससे पहले ज़ाहिर है इजाद होना शुरू हो गई थी, लेकिन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे रेवोल्यूशनाइज हुई इंडस्ट्री, उसकी जो है वो ईयर उनने 69 किया. इससे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उससे पहले काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में थी, उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया गया था. सबसे पहले उससे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाए गए जिनका यूज़ भी किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर. उसके बाद फिर इन्होंने इससे कुछ प्रोडक्टिव जो है वो काम लेने का ठानी, और फिर उन्होंने इसको कंट्रोल करके रिएक्टर्स के अंदर इसको एक कंट्रोल्ड मई जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को उन्होंने यूज़ किया और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दी. जैसे पावर हाउसेज होते थे, कोल बेस्ड थे, फिर गैस बेस्ड हुए, वो हाइडल पावर प्लांट्स भी थे, फिर उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. और इलेक्ट्रॉनिक्स की और फिर जो है वो कंप्यूटर्स भी आना शुरू हो गए. तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हुई इंडस्ट्री. फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिस एनर्जी जो है वो इस सदी की बहुत अच्छी इजाद है, लेकिन उस तरफ ध्यान थोड़ा कम जाता है, ज़्यादा इंटरनेट की तरफ जाता है. तो हम इंटरनेट की तरफ जो है वो ज़्यादा अपना भी टाइम स्पेंड करेंगे. इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये IoT जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको आज हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ये क्या है और कैसे. क्लाउड टेक्नोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था. डिसीजंस, सबसे ज़्यादा जो बेसिस है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो ये वाली चीज़ है जो लास्ट वन आपने देखी, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड रियल टाइम डेटा लीडिंग टू स्मार्टर डिसीजंस. आज अब देखते हैं कि आप मिसाल के तौर पे आप में से कुछ लोगों ने दराज ऐप यूज़ की हो या अली एक्सप्रेस ऐप यूज़ की हो जो शॉपिंग के लिए यूज़ होती हैं. उसके ऊपर जब आप कोई एक चीज़ सर्च करते हैं तो उससे रेलेवेंट वो और भी बहुत ज़्यादा आपको उसी वक्त पिच करता है, या फिर आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं तो वो जितनी चीज़ें आपने पहले एक्सप्लोर की होती हैं उनको फेवरेट्स में ऐड किया होता है, या वो अपनी कार्ट में ऐड की थी, या फिर आपने शॉप की होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो नेक्स्ट होती है विजिट उस एप्लीकेशन को, उसको सारा वो कस्टमाइज कर देता है. आपकी चॉइसेस, आपकी फेवरेट चीज़ें, उनके अकॉर्डिंगली आपकी नीड्स जो बेसिकली आप ढूंढ रहे होते हैं ऐसे स्टोर्स के ऊपर, वो उनको सबसे पहले आपके सामने लेकर आता है और आपको बार बार वो पिच करता है, मे बी आपका उनमें इंटरेस्ट हो दोबारा से.
सो दिस इज बेसिकली रियल टाइम डेटा जो हेल्प करता है डिसीजन के लिए, टू स्मार्टर डिसीजन। आपको अंदाजा होगा जो हमारी इस वक्त इकोनॉमीज हैं इंटरनेशनली, उनको एक वर्ड और यूज किया जाता है विच इज इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमीज। इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमीज इसलिए कि जिन मुल्कों के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है उनकी इकोनॉमीज जो है वो ज्यादा ग्रो कर रही हैं। सो जो इकोनॉमीज का जो मेन, आप देखें कि जो कारें बनाएगा उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जो बिजली बनाएगा, जो वेपन्स बनाएगा। लेकिन इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं और विटनेस कर रहे हैं, इस दौर में जिस कंपनी, जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा डेटा है, वो मुल्क सबसे ज्यादा ग्रो करता है, उसकी इकोनॉमी ग्रो करती है। यू नो, एप्पल इज अ बिग ब्रांड नाउ। ये जो फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर कंपनी का नाम टाइटल मिला था वो एप्पल को मिला, जो बेसिकली एक सेल फोन बनाने वाली और कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी है। और इसी तरह से अगर हम दूसरी एक कंपनी को देखें विच इज गूगल, ये जो टेक जाइंट्स हैं, अली बाबा है या अमेजोन है, जो अब आपको पता है कि बहुत ज्यादा उसके शेयर्स भी ग्रो कर गए और उनकी जो रेवेन्यू है बहुत बढ़ गया है पिछले 1-2 सालों के अंदर। उसकी मेन रीजन कि इन कंपनी पास बहुत ही ज्यादा ओवर द टाइम ऑफ लास्ट 20 years 2 decades बहुत ज्यादा डेटा इन्होंने कलेक्ट किया एक रिगार्डिंग यू नो द पॉपुलेशन, उनके इंटरेस्ट, उनके जो जो मतलब इंडिविजुअल की नीड्स और इंटरेस्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग उन्होंने डेटा, उसकी लोकेशन, ऑल द डेटा कलेक्टेड, उससे उन्होंने स्मार्टर डिसीजंस लिए और लोगों को चीजें पिच की तो लोगों ने बाई ज्यादा की। सो उनकी जो सेल है वो बढ़ी। जितने ऑनलाइन स्टोर्स हैं उनकी भी, और जितनी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनको भी उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सो दिस लॉट, जो हमारा लास्ट पॉइंट आप इसमें देखा, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड रियल टाइम डेटा। जो रियल टाइम डेटा इसलिए कहा जाता है कि इधर से हम किसी एक जगह पे पहुंचते हैं, हमारे सेल फोन के थ्रू उनको पता होता है हम कहाँ पे हैं, उसके नियर बाई प्लेसेस, या वो किस एनवायरनमेंट की बात है, अगर कोई बस स्टेशन है उससे रिगार्डिंग, या अगर कोई हॉस्पिटल है तो उससे रिगार्डिंग, वो हमें जानना शुरू कर देती है हमारी जो एप्लीकेशन हमारे सेल फोन के अंदर होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ें पिच भी कर सकते हैं और चॉइसेस जो हैं वो हमें ऑफर कर सकते हैं जो हम उसमें से सिलेक्ट करें। सो दिस हेल्प द लॉट इन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, ये तो एक अपनी जगह जिनको हमने डिस्कस किया। इससे आगे हमारी एजुकेशन को और इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आए उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स मूव ऑन। जो हमारा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज की जो हमारी एजुकेशन है, दिस इज नॉट एज इट वाज इन द पास्ट। और आप देखें कि पिछले 1 साल में जितनी रेवोल्यूशनाइज आई उससे भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फर्क है। 2020 से पहले जो education थी और 2020 के बाद की जो एजुकेशन है, देयर इज अ बिग डिफरेंस ड्यू टू दिस पैंडेमिक। इससे पहले जो लोग विजनरी थे, जो कौमें थी जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं और विजनरी थी, उन्होंने इसको इन्विजन कर लिया हुआ था। सो दे वर मूविंग टूवर्ड्स दैट। इसीलिए 21st सेंचुरी जो है, इसके स्टार्ट होते ही जो रिसर्चर्स थे, जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, उन्होंने अपना शिफ्ट जो है वो शुरू कर दिया था टूवर्ड्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने बहुत ज्यादा इनकी एप्लीकेशंस जिनकी बेसिस पे उन्होंने स्टूडेंट्स को डिफरेंट मोडालिटीज ऑफर की। जैसे आज हम बैठे हैं, आप ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं, तो ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसको हम मतलब यहाँ से एक शहर में बैठे हैं, आप किसी मतलब दूसरे शहर में बैठे हुए अटेंड कर रहे हैं, और इसके थ्रू दीज एप्लीकेशंस, जिसकी आज हम एप्लीकेशन एक जूम कर रहे हैं, इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हम यूज कर रहे हैं इस कोर्स के लिए। सो ऑल दिस जो है ना बेसिकली इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन नाउ। अब जो स्कूल आपको पता है, अभी लास्ट जो डिसीजन हुआ, फिर से बड़े 13 शहर जो पंजाब के हैं और बाकी सिंध के भी काफी सारे, उनमें फिर से स्कूल जो हैं वो क्लोज किए गए, यूनिवर्सिटीज क्लोज हैं। सो टेक्नोलॉजी इज द ड्राइविंग व्हील ऑफ एजुकेशन राइट नाउ। अगर टेक्नोलॉजी इस हद तक ना पहुंची होती तो आज हमारी एजुकेशन जो है, स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वो सारी की सारी स्टॉप हुई पड़ी होती। So this is only technology which is basically helping us to continue our education. आज हम इसमें सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में, दैट इज मूक्स एंड ई लर्निंग। मूक्स बेसिकली इज एन एब्रीविएशन ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसमें होता ही है कि जैसे आज आप एक कोर्स अटेंड कर रहे हैं, इसमें टीचर जो है ना वो ड्रिवन कोर्स है। मैं आज एक बैठा हूँ इंस्ट्रक्टर और आपको ये लेसन लाइव रियल टाइम में डिलीवर कर रहा हूँ।
यूजुअली जो कोर्सेज हैं आपको पता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टाइम जोन्स और विद इन द टाइम जोन स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस, उसकी वजह से कुछ लोग कुछ कोर्सेज को एट सर्टेन टाइम्स जो है वो अटेंड नहीं कर पाते। इस चीज़ को, इस हाइंड्रेंस को ख़त्म करने के लिए जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें वो एक ऑनलाइन जो एक मॉडल है वो अपनाते हैं, जिसमें वीडियोस रख देते हैं या और कंटेंट जिस किस्म का भी रिक्वायर्ड होता है, उसमें असेसमेंट्स, डिस्कशंस, एवरीथिंग, जो कोर्स के फीडबैक्स हैं वो भी सारे के सारे उसमें, वो सब कुछ ऑनलाइन रख के और स्टूडेंट्स को उनकी कन्वीनियंस के ऊपर सेल्फ पेस्ड उन्हें एक एनवायरनमेंट दे देते हैं कि आप इसको जब 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 कंप्लीट कर सकें कर लें, अटेंड करें, इसको फीडबैक्स दें, इनके असाइनमेंट दें, इनके असेसमेंट्स, क्विजेस सारे, और देन यू जस्ट ग्रेजुएट। उसमें आपके डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा कोर्सेज, सब कुछ अवेलेबल है। सो दिस हेल्प अ लॉट। इसमें जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ 2012 में, बेसिकली तो मूक्स जो शुरू हुए 2009 में इंट्रोड्यूस हुए, और एडेक्स के नाम से एक वेबसाइट थी, mooc.com, mooc.org भी इंट्रोड्यूस हुई, और फिर एक एडेक्स के नाम से, जिन्होंने बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज जो थे वो उठा के उनको ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्ट करके रख दिया, ताकि डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट जो एक्टिविटीज और स्केड्यूल्स के लोग हैं वो उनको अटेंड कर पाएं। एजुकेशन रुके नहीं कहीं पे भी, टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने एजुकेशन को 24/7 अवेलेबल कर लिया अक्रॉस द ग्लोब। आप कहीं पे भी हो दुनिया में, आप सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं इफ यू आर ऑनलाइन, इफ यू आर कनेक्टेड। सो इसमें मैंने कुछ वेबसाइट्स जो है वो लिस्ट की, mooc.org है, mymook.com है, edX है, coursera है। ये सारी की सारी वो वेबसाइट्स हैं जहां यूनिवर्सिटी कोर्सेज पड़े हुए हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी कोर्सेज पड़े हुए हैं हमारे पास इन वेबसाइट्स के ऊपर। आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं, दे आर फ्री, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री, जो फॉर लर्निंग। इफ यू वांट सम सर्टिफिकेट्स तो देन आपको थोड़े से पैसे पे करके सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। यूजुअली द लर्निंग इज फ्री। So this helped a lot to revolutionize education. This technology, particularly due to internet or due to widespread of broadband, students जो हैं वो कहीं से भी कोई भी courses attend कर सकते हैं due to this massive open online courses. Moving forward, हमारे पास next एक technology ने किस तरह से रोल प्ले किया एजुकेशन में और कर रही है, there is STEM education. STEM refers to as science, technology, engineering and mathematics, जो अक्सर एक नाम रोबोटिक्स का भी लिया जाता है। रोबोटिक्स इज आल्सो STEM. सो होता ये है कि हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनका ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। उन्होंने देखा मार्केट ट्रेंड को कि मार्केट में हमेशा से होता आया है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली ड्राइव करती है हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के जो करिकुला हैं उनमें क्या पढ़ाया जाएगा, वो डिपेंड करता है ऑन द नीड ऑफ द मार्केट और द इंडस्ट्री। वो कहते हैं किसी को हिसाब किताब आना चाहिए तो कॉमर्स और अकाउंटिंग के कोर्सेज इंट्रोड्यूस होते हैं। वो चाहते हैं कि मेंटेनेंस आनी चाहिए तो टेक्निकल, जो मशीनरी के, मैकेनिकल और दूसरे इलेक्ट्रिकल के, वो इंट्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से बाकी सारे भी मार्केट बेसिकली ड्राइव कर रही होती है। सो आज की साइंस में, आज की दुनिया में सोल्यूशन डेवलपमेंट और जो बेसिक हमारे जो करिकुलम रह गया है मेन सब्जेक्ट्स का, वो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अगर इन चारों चीजों को कंबाइन करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जाए तो दे लर्न अ लॉट और दे लर्न एवरीथिंग दे नीड इन द फ्यूचर जॉब मार्केट, जिसमें साइंस बिहाइंड एवरीथिंग उनका एक बेसिक सब्जेक्ट होता है, वो एक अलग से सब्जेक्ट रहे होते हैं। इसी तरह से टेक्नोलॉजी ऑफ डिफरेंट गैजेट्स और मशीनरी वो पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग कैसे इवॉल्व, न्यूमेरेसी और कैलकुलेशन होती है। इन सबको मिला के एक सब्जेक्ट जो ऐसा बनाया जाए जिस उसकी एक एग्जांपल है, जो स्कूलों ने रोबोटिक्स लैब्स बनाई और रोबोटिक्स के जो है वो कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए, उससे बच्चों को ये हेल्प हुई कि वो सारी चीजें साथ 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 सीखते हैं और जो उनके स्किल्स हैं दूसरे बच्चों की निस्बत ज्यादा। जो हमारी टेक्नोलॉजी है
इसको भी हमने एक पॉइंट बनाया। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है, दैट इज टीचर ट्रेनिंग। हमारी जो एजुकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया टू डिलीवर ट्रेनिंग्स। तो हमारी जो स्टूडेंट बॉडी थी इन द रिमोट एरियाज और द टीचर बॉडी, द स्कूल्स रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज वेयर डिफरेंट ट्रेनर्स आर नॉट अवेलेबल, वो ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन अरेंज कर लेते थे। इसमें ये हुआ कि बहुत ज्यादा हेल्प वो अवेलेबल हो गए। अच्छा, इसमें दूसरा एस्पेक्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हमने टीचर को मतलब एक फैसिलिटेटर का रोल दिया, देन दे नीडेड टू बी ट्रेन। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी एजुकेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई, इट चेंज्ड फ्रॉम टीचिंग टू स्कैफोल्डेड लर्निंग। ये बड़ी अच्छी टर्म्स हैं जो प्रीवियसली हम लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते थे, अब हम पढ़ाने की कोशिश नहीं करते, अब हम कोशिश करते हैं कि वो सीख जाएं। बेसिक हैं कि पहले टीचर सेंटर्ड टीचिंग थी, अब जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग है। अब टीचिंग का वर्ड भी हटा के लर्निंग का वर्ड उसमें डाल दिया गया। सो स्टूडेंट्स लर्न, टीचर्स जस्ट हेल्प देम लर्न। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, क्यूरीज क्रिएट करना, उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी उस लर्निंग को हेल्प हो, स्ट्रक्चर्ड हो, स्कैफोल्डेड हो। ये सारी जो टर्म्स इसमें यूज होती हैं, बेसिकली टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा होता है इन एनी एनवायरनमेंट, इवन इन द स्कूल, इवन होम स्कूल और इवन ऑनलाइन टीचिंग, एवरीवेयर टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर का बन जाता है। जब वो फैसिलिटेटर बन जाता है तो वो टीचर स्टूडेंट की लर्निंग को बेसिकली स्टिमुलेट करता है, एनहांस करने की कोशिश करता है। सो दैट्स हाउ टीचर्स नीडेड टू बी ट्रेन्ड, और इस ट्रेनिंग में भी टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। देन हम देखते हैं स्कूल्स एज मेकर स्पेसेस। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंटीग्रेट हुई और टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को इतना ज्यादा रेवोल्यूशनाइज किया कि हमें स्कूल्स जो है वो मेकर स्पेसेस की तरह से बनाना चाहिए, या बनाना शुरू कर दिए हमने। कुछ स्कूल्स ऑलरेडी इसमें शिफ्टेड हैं, इसलिए मैंने ये कहा। सो मेकर स्पेसेस होती क्या? मेकर स्पेसेस हैं जैसे एक वर्कशॉप होती है, आप उसमें डिफरेंट मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, बच्चे उसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखते हैं, एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाया, जस्ट लाइक अ लेबोरेटरी इन्वायरमेंट जहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके वो देखेंगे कि जी की। इस तरह से बहुत ज्यादा एडवांस्ड लर्निंग के लिए जो स्कूल्स हैं उनके एनवायरनमेंट मॉडिफाई होना शुरू हो गए। जो हमारी साइंस है वो सारी की सारी लैब में चलेगी, उसमें हमने जो स्टेम के चारों सब्जेक्ट्स थे उनको इंटीग्रेट किया। इसी तरह से हमने जो कंप्यूटिंग स्किल्स थे उसके लिए कंप्यूटर लैब, रोबोटिक्स लैब्स इंट्रोड्यूस करवाई, इंजीनियरिंग डिजाइन सिखाने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सो ऑल दीज स्पेसेस, ऑल दीज प्लेसेस, जो हमारी एजुकेशनल फैसिलिटीज जिनको हम स्कूल्स कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस इज ड्यू टू टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इनटू एजुकेशन। बच्चों को पढ़ाने के जो मेथड्स हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं, बच्चों के सीखने के मेथड्स जो हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं। उसके लिए स्कूल्स जो हैं वो मेकर स्पेसेस की शक्ल इख्तियार करते चले जा रहे हैं। रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा आपको रेवोल्यूशन नजर आ रहा है, दैट इज IB, इंटरनेशनल जो हमारा टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कहलाती है। उसमें होता ही है कि बच्चे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बच्चे साथ साथ सीखते हैं। सो दिस इज अनदर ये एग्जांपल जहां से आपने देखा कि स्कूल जो है उनके एनवायरनमेंट, क्लासरूम के एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं। आगे हम चलेंगे तो हम ट्रेंड्स देखेंगे, इंटीग्रेशन, उसमें क्या क्या ट्रेंड्स हैं। हम कुछ वर्ड्स इसमें देखे जो मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लोट हो रहे हैं। देयर इज बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन लर्निंग। बेसिकली जब आपको पता है मोर देन 7 बिलियन लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो बहुत ज्यादा डिवाइसेस हैं, हर एक शख्स के हाथ में एक डिवाइस है, या एक शख्स एक से ज्यादा डिवाइसेस भी ओन करता है, वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, या फिर कोई टैबलेट हो उसकी फॉर्म में। इवन उसकी कार जो कि मतलब एक स्मार्ट उसमें भी डिवाइस लगी होती है, एंड्रॉयड डिवाइस, या फिर उनके जो
इवन अब तो फ्रिजेस जो हैं, रेफ्रिजरेटर्स, उनमें भी स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कनेक्टेड टू इंटरनेट, ये ऑल टाइम कनेक्ट होती हैं। देन होता ये है कि इनका, इन सारे गैजेट्स का अपना एक नेटवर्क बनता है विच इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो मशीन्स पड़ी हुई हैं इधर उधर। जैसे मिसाल के तौर पे आपका फोन है, हर वक्त वाईफाई से कनेक्टेड है, सो इसके रिसोर्सेज जो हैं वो और जगह पे भी यूज किए जा सकते हैं। ये एक फायदा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इससे आगे हम मशीन लर्निंग, मशीन्स जो हैं वो लर्न करना शुरू हो गए बिकॉज दे आर स्मार्ट। हमने जब उनके साथ स्मार्ट वर्ड लगाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हुई, मशीन्स को हमने ये एबिलिटी दी कि वो हमारे बारे में सीखना शुरू करें, लर्न करना शुरू करें। मिसाल के तौर पे मैं कहाँ जाता हूँ, सुबह कितने बजे उठता हूँ, और फिर मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, पैसे कहाँ से कितने विड्रॉ करता हूँ, कहाँ पे कितने खर्च करता हूँ, किस जगह मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि ये मेरी ये वर्क प्लेस है या ये मेरा होम है। सो दिस इज हाउ मशीन्स लर्न अबाउट अस। और फिर इससे क्या होता है, दे बिकम स्मार्ट, और जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये फिर बियॉन्ड इसके काफी ज्यादा यूजेस और इफेक्ट्स हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन सम रेलेवेंट कोर्सेज। इससे आगे हम जो आज हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा ट्रेंड थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया, ये बार बार में भी डिस्कस होगा, पिछले एक साल से बहुत ज्यादा इन है, ड्यू टू दिस पेंडेमिक, दैट इज डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग एक वे है कनेक्ट होने का स्टूडेंट टीचर का, और स्कूल एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन, वो सारा का सारा थ्रू दिस टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुआ। इसमें हमने 3 टेक्नोलॉजी मैंने लिस्ट की हैं यहाँ पे। एक है गूगल वर्कस्पेस, जो जिसमें क्लासरूम, मीट, फॉर्म्स और डिफरेंट वो उनकी एप्लीकेशंस है जो मिला जुला के उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग को हेल्प किया है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की जो स्वीट है फॉर एजुकेशन, उसमें ऑफिस 365 और टीम्स और वन नोट, उनके जितनी एप्लीकेशंस हैं वो हेल्प कर रही हैं हमारी इस एजुकेशन को, डिस्टेंस लर्निंग को। देन फिर कुछ जो एग्जामिनेशन और जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो मैंने नीचे लिस्ट किए हैं, जिसमें exam.net, प्रो प्रॉफ्स है, ब्लैक बोर्ड, स्कूल बॉक्स और ढेर सारे और भी हैं। सो ऑल दीज एप्लीकेशंस और दीज बेसिकली जो ट्रेंड्स हैं, इन्होंने ड्राइव किया पिछले एक साल में पूरी एजुकेशन को। एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन जिसको हम इस वक्त भी यूज कर रहे हैं, दैट इज जूम। ये पिछले एक साल में आपको पता है कंपनी जो है वो $1 बिलियन क्रॉस कर गई। उससे पहले कंपनी का जो वॉल्यूम था वो बहुत छोटा था। जब पेंडेमिक आया तो सबसे ज्यादा ट्रेंड जो स्कूल्स का, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का था, वो इस एप्लीकेशन की तरफ था। सो इनकी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई इस एक साल में, और इन्होंने भी हेल्प किया डिस्टेंस लर्निंग को। सो दिस वाज आल्सो टॉप ट्रेंड इन एजुकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इसमें है जी डिजिटल टेक्सोनॉमी फॉर 21st सेंचुरी लर्नर। इसमें मैंने जो बेसिक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उसके 6 लेवल्स जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जाते हैं, ये आपने मे भी किसी और कोर्स में, किसी और मॉड्यूल में डिटेल में स्टडी किया, और यहाँ पे हम इसकी जो बेसिक्स हैं वो स्टडी करेंगे। बेसिकली आपको पता है दिस इज अ मॉडल जिसमें उन्होंने लर्निंग को कैटेगराइज किया किस लेवल की होती है। इसको उर्दू में हम दर्जा बंदी कहते हैं कि एक बच्चे ने अगर कोई चीज लर्न की है तो वो किस लेवल की लर्न की है। अगर उसने जस्ट मेमोराइज की है, उसने उस चीज को याद कर लिया है, दैट इज जस्ट मेमोराइजिंग द इंफॉर्मेशन कि कौन कब कहाँ पैदा हुआ था, क्या काम किस डेट को हुआ था, कौन सी इन्वेंशन कैसे हुई और वो क्या। सो ऑल दीज थिंग्स रिलेट टू लोअर ऑर्डर थिंकिंग। ये सबसे पिछले दौर में, जमानों में जाएं तो हमें लगता है कि सबसे बड़े जो स्कॉलर्स थे वो लोग थे जिनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो याद थी, रट्टा लगा लिया, हाफजा उनका बहुत ज्यादा था, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। देन केम द नेक्स्ट एरा जिसमें पता चला कि क्रिटिकल थिंकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन। अब इस दौर में हम देखें मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की जो वैल्यू है वो वेरी लो है, बहुत ही लो होगी। उन्हें लोगों ने देखा कि तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हमारी फिंगर टिप पे, इसे हमें ब्रेन में डालने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना, रिसोर्सेज लगाना जस्ट टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन, ये जरूरी नहीं है। बिकॉज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन अ क्लिक इन अ सेकेंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो नो नीड टू हायर दोज पीपल जिन्होंने वो इतनी इतनी बड़ी किताबें जो है वो मेमोराइज की हुई है, रट्टे लगाए हुए हैं, उनकी जरूरत नहीं रही। जस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन, एक स्मार्ट डिवाइस
आप उसमें एक वर्ड पूरी सेंटेंस पूरा क्वेश्चन टाइप फ्रॉम है। अब जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज रह गई वो क्या थी, वो क्रिटिकल थिंकिंग थी, जिसको हम बेसिकली 21st सेंचुरी स्किल में भी रेट करते हैं। इसमें जो आप इसके टॉप 3 ऑर्डर्स जो पिंक और मेजेंटा और ये जो ऑरेंज में येलो में कलर किए हुए टॉप 3, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट, इन 3 चीजों की वैल्यू जो है वो इस वक्त ज्यादा है। दीज आर रिफर्ड टू एज हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये हम बच्चों में पैदा करेंगे तो बच्चे हमारे ज्यादा जीनियस कहलाएंगे या ज्यादा रेलेवेंट और फिट होंगे हमारे फ्यूचर में, जो हमारा फ्यूचर एक आने वाला है। क्योंकि आपको पता है जो बच्चे हम आज पढ़ाते हैं वो आज के लिए नहीं हम उनको पढ़ाते, उनको हम अगले 5-10 साल बाद की जॉब मार्केट के लिए ट्रेन और प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो वी नीड टू कंसिडर दिस पॉइंट कि 10 साल बाद हमारी इंडस्ट्री को किन बच्चों की जरूरत होगी, किस तरह के माइंडसेट्स की जरूरत होगी, उसके लिए बेसिकली हम मेहनत करते हैं। और ये हमने देखा कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर रेलिवेंट, डन थ्रू स्मार्ट डिवाइस, नॉट पर्टिकुलरली कि जस्ट वो एप्लीकेशन तक जाएगा, वो एनालिसिस भी करके दे सकता है। सो जो हमारे जितना हायर ऑर्डर में जाते जाएंगे उतनी हमारे ह्यूमन बीइंग और ब्रेन और उसकी डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। व्हेन इट कम्स टू डिजिटल टेक्सोनॉमी, तो हमें डिजिटल जो टूल्स हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं आज की इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्सोनॉमी को अप्लाई करना अपनी एजुकेशन और टीचिंग के अंदर, कौन कौन से टूल, पहले जो स्पेशली मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर बात की, उसमें आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम ब्राउजर हो तो आप सिंपली उसमें गूगल कर सकते हैं, विच इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन वो बेसिकली हब है जहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव हो सकती है। सो आप इससे आगे चलते हैं अंडरस्टैंडिंग, उसमें आप डिफरेंट टूल्स यूज करके अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड लेवल जो, फिर उसमें एनालिसिस के लिए एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। इन चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ दीज बेसिकली थिंग्स कैन बी रेलेवेंट विद इन दिस डिजिटल एरा। आगे हम चलते हैं। अच्छा, अगर मैं कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप अपना क्वेश्चन स्टिल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो लेटर ऑन चाहे मैं आंसर कर रहा हूं, लेकिन आप वो उसको मिस आउट ना करें, आप उसको लिख लें साथ में और हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं। मीनवाइल अगर आपको मेरी पेस जो है वो थोड़ी ज्यादा लगे तो यू कैन आस्क मी टू स्लो डाउन माय पेस, क्योंकि कई दफा जल्दी जल्दी चीजें थोड़ी सी बताना शुरू कर देता हूँ। आगे हम चलते हैं तो हमारा जो आज एक और टॉपिक है दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग इन स्कूल्स। ब्लेंडेड का वर्ड जो है बेसिकली ब्लेंड होता है, एक से ज्यादा चीजों को मैच और फिक्स करना, कुछ चीजों में जैसे फिट इन करना। हम जब पढ़ाते हैं तो हम मुख्तलिफ चीजों को ब्लेंड पहले भी कर रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी दौर में बच्चों को पढ़ाते थे तो आप ब्लैक आप डिलीवरी, लेक्चर डिलीवरी वो भी यूज करते थे, और फिर बच्चों को थोड़ा सा अपनी बॉडी मूवमेंट से या हाथों की या कोई चीजें बना के मॉडल्स दिखा के सारी चीजों को ब्लेंड करे। अब उससे अगला जो है वो फेज आया, उसमें ये हुआ कि हमने स्कूल्स की ब्लेंडिंग शुरू की। उसमें क्या था कि एक स्कूल है जहां पे ब्रिक मोटर सिस्टम और बच्चे को जाना पड़ता है, बैठ के पढ़ता है, और वहां पे एक स्पेसिफिक मॉडल है क्लासरूम एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं। वहां पे बच्चे ऐसे बैठेंगे, टीचर ऐसे सामने प्रेजेंट होंगे और इस तरह से उनको जो कंटेंट है वो डिलीवर करेंगे। सो ऑल दिस मेथड जो था इसको एक ब्लेंडेड शेप में लाने के लिए इसके डिफरेंट मॉडल्स थे जो इंट्रोड्यूस हुए। इसमें 4 मैंने यहाँ पे आपके सामने जो लिखे हुए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट, मजा आता है इनको जब आप एक्सप्लोर करेंगे। सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग एक इसमें सबसे लेफ्ट टॉप पे आपने देखा, इसकी ब्लेंडिंग हुई, जिसकी हमने शुरू में एग्जांपल ली मूक्स की। सेल्फ पेस्ड होते हैं, ऑनलाइन पढ़े होते हैं, इन ई लर्निंग मॉडल्स जो होते हैं, ई लर्निंग इंजन उनके ऊपर, सो स्टूडेंट जो है वो उसमें खुद इंटरेक्ट करता है चीजों के साथ, उनको अपनी पेस के ऊपर लर्न करता है, सीखता है। उसमें उसकी असेसमेंट भी होती हैं, उसमें उसकी रीइंफोर्समेंट भी होती हैं, एक्टिविटीज भी होती हैं, सारा कुछ उसके अंदर ही है। दूसरा इसमें मॉडल जो टॉप पे आप देख रहे हैं वो है मीडिया एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करते हैं, चूंकि आप जब इस तरह के मॉडल्स यूज करते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा मीडिया रिक्वायर्ड होता है, उसमें ऑडियो, वीडियो,
या इवन जो है वीडियो से भी बियॉन्ड हम बात करें तो वो हमारी एनिमेशंस और सिमुलेशंस आती हैं, जो इनको हम गेम्स भी कहते हैं, एजुकेशनल, वो भी, फिर इवेंट्स भी इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, वो भी सारे रिक्वायर्ड होते हैं। देन आप देखते हैं नीचे जो थर्ड है, देयर इज ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग। फिर फोर्थ है फेस टू फेस ट्रेनिंग, जिसको हमने सबसे पहले भी देखा, क्लास में जाके पढ़ रहे थे, फिर ऑनलाइन आए तो भी फेस टू फेस वाली बात हुई। इससे बियॉन्ड गए तो सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग की तरफ चले गए। फिर सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग में अगला जो था वो था जिसमें 2 या 3 या 4 या इससे बड़े ग्रुप, 10 के स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बन के वो कोलैबोरेटिव लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबके अपने अपने सेट ऑफ स्किल्स होते हैं और ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन होती है जो सब ने इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करके कंप्लीट करनी होती हैं। सो कोलैबोरेशन भी जो है वो इम्प्रूव हुआ इस जो है वो ब्लेंडेड मॉडल के थ्रू, क्योंकि यूजुअली आप देखते हैं ग्रुप वर्क जो होता है वो पहले इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों को मूव करना पड़ता था, आना जाना, मिलना। देन मिल के भी उतना अच्छा कोलैबोरेशन नहीं होता था, क्योंकि रिसोर्सेज वो लिमिटेड होते थे। ऑडिट करने गए हैं, 3 लोग हैं, तो एक रिकॉर्ड वहां रखा हुआ है जिसको हमने देखना है, वाउचर्स पड़े हुए हैं, एक शख्स एक टाइम हार्ड फॉर्म में थे। जब ये सॉफ्ट में जाते हैं, टेक्नोलॉजी का हेल्प होती है, यूज कर सकते हैं और उसे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। सो ब्लेंडेड लर्निंग जो स्कूल्स के अंदर आई और आनी है और आ रही है, उसको हम इसमें इस हेड के अंदर डिस्कस करते हैं, जो हमारा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है। बेसिकली टेक्नोलॉजी हेल्प्ड टू ब्लेंड दिस मॉडल, जिसमें हमने फ्लिप्ड क्लासरूम सुनते होंगे, और इसके अलावा मतलब जो बेसिकली होता ये है उसमें कि आप अपनी क्लास को जो है वो बियॉन्ड लेके जाते हैं, कि ये स्टूडेंट बैठे हैं, ये टीचर है और वो अपना लेक्चर डिलीवर करता है। बाद में आप स्टूडेंट्स को एज टीचर रोल प्ले करवाते हैं। थर्ड मॉडल होता है कि आप अपने स्टूडेंट है पीयर लर्निंग के लिए उनको रिव्यू देते हैं कि जी आप ही इसको ये सारी चीजें देखो इसके साथ। सो ऑल दीज थिंग्स जो हैं वो ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर आती हैं, जो इन्वायरमेंट को ब्लेंड कर। मूविंग ऑन, मैं मीनवाइल सो मूविंग ऑन, तो हमारा जो अगला एक इसके अंदर मॉड्यूल, हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये बताती है कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज को हम डिस्कस करते हैं। ओ ई आर जैसे हमने मूक्स डिस्कस किए, उसी तरह से एजुकेशनल रिसोर्सेज। एजुकेशनल रिसोर्सेज, इसका नाम जो ओपन है, दिस रिफर्स टू बेसिकली ओपन लाइसेंस, कि आपने एक बुक छापी, आप चाहते हैं इसके कॉपीराइट्स आपके पास रहें, आप किसी को अलाउ नहीं करते उसका कंटेंट कॉपी करने के। ये जो ओपन जो रिसोर्सेज होते हैं ये अलाउ करते हैं, इनमें भी किसी हद तक जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस इंट्रोड्यूस हुए हुए हैं, कि आप उनके मटेरियल को इस तरह से इन वेज में यूज कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। वो एक सेपरेट कोर्स के अंदर आप स्टडी करते हैं कि लाइसेंसिंग के टाइप्स क्या होती है। ओपन जो रिसोर्सेज हैं ये बेसिकली आपको बहुत ही ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है आज के दौर में, उनको समराइज करता है, किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बताता है कि आपके पास फ्रीली अवेलेबल इमेजेस कौन से हैं, टेक्स्ट कौन सा है, वीडियोस कौन सी हैं, एक्टिविटीज, वर्कशीट्स, असेसमेंट्स, वो सारी की सारी चीजें लिस्ट कर रहा होता है। इसमें एक जो फर्स्ट पे आ गया हमारी बुलेट पॉइंट, दैट इज library.educate.edu। आप इस पे जाएं तो आपको ढेर सारे जो है वो रिसोर्सेज मिलेंगे। दीज प्लेड अ ग्रेट रोल इन revolutionizing education. This is also form of technology which helped and which revolutionized education. ये हमारा आज के टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन एक पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करें। टीचर्स को, स्कूल्स को, स्टूडेंट्स को, इवन पेरेंट्स को इन रिसोर्सेज का पता हो तो बहुत ही ज्यादा फायदा वो उठा सकते हैं टू जिसे कहते हैं कि सेल्फ बेस्ड लर्निंग की भी, प्रिपरेशन के लिए भी, और जो है वो जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ हेल्प करके वो पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ी पिछले 1 साल में। आप देखें बहुत सारे पेरेंट्स थे जिनके बच्चे ग्रेजुएटिंग क्लासेस में 9, 10th या 11 ओ में थे, उन्होंने देखा कि अब स्कूल्स जो है वो ड्यू टू दिस पेंडेमिक नहीं ओपन हो सकते, तो हम जो है वो इन प्लेटफॉर्म से
रिसोर्सेज लेके बच्चे को प्रिपरेशन करवाएं, उनकी एजुकेशन ना रुके, उनके फाइनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस होने हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं उनके लॉन्ग टाइम कोर्स सिलेक्शन में और फिर करियर सिलेक्शन में। सो उन्होंने क्या किया, इन ओपन कोर्सेज को, ओपन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया और अपने बच्चों को प्रिपेयर करवाना शुरू किया। सो दिस हेल्प दोज पेरेंट्स एज वेल जो होम स्कूलिंग पे चले गए। these resources helped the schools and teachers as well जिन्होंने ट्यूशन लेनी थी या स्कूल से जिन्होंने स्कूलिंग प्रोवाइड करनी थी बच्चों को। सो दीज रिसोर्सेज हेल्प देम एज वेल। सबसे बड़ा आपको पता है एक जो मसला होता है वो ये होता है, व्हेन यू वांट टू चेंज योर बेसिकली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा चैलेंज होता है कंटेंट का। आपने चूंकि प्रीवियस कुछ ऐसे हमारे पास इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने और कोर्सेज भी लिए हुए हैं ई लर्निंग के लिए या स्मार्ट टीचिंग के लिए। सो उसमें जब सबसे पहले एक जो चीज चैलेंज आता है वो ये होता है कि हाउ कैन वी डिजाइन कंटेंट फॉर दिस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हम क्लास में थे तो हमने बुक्स ऐसे करके दिखा ली थी, बच्चों के हाथ में भी वो बुक्स थी, हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ चीजें बना के सिखा दी थी। अब ना वो बुक है ना वो व्हाइट बोर्ड है, अब हमने ऑनलाइन पढ़ाना है उनको। सो मेरा फेस नजर आ रहा है या मेरी स्लाइड नजर आ रही, जिसको हम स्लाइड कहते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इमेजेस चाहिए, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। वो कहाँ से आएगा? या तो हमें लिखना पड़ेगा या हमें वो पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी या हमें ढूंढनी पड़ेंगी, वीडियोस हैं, या तो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी या ढूंढनी पड़ेंगी। सो द बिगेस्ट चैलेंज जो मैंने आपको बताया इस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के चेंज होने की वजह से आता है, दैट इज द कंटेंट। कंटेंट अगर आपको कहीं से बना बनाया मिलता है तो वो आपकी सबसे बड़ी हेल्प होती है एज अ टीचर, एज एन इंस्ट्रक्टर, एज अ स्कूल, एज अ पब्लिशर, एनीथिंग, इन एनी रोल, इन एनी केस। आपको ये जो कंटेंट बना बनाया ओपनली अवेलेबल होता है, ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है और बहुत बड़ी हेल्प होती है। इसमें मैंने आपके लिए दूसरा लिस्ट किया oercommons.org, फिर एकेडमिक अर्थ है, फिर ब्रिज टू सक्सेस है, कोर्सेरा है, एडेक्स है, फिर ओसिस है और कनेक्शंस है और फिर ओपन कल्चर है। ये इसके अलावा भी ढेर सारे हैं, ये मैंने कुछ जो है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किया आपके एक्सपोजर के लिए। आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, इनको गूगल क्रोम में या मतलब सर्च इंजन पे जाके इनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाएंगे, आप इनमें देखेंगे कितना रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कुछ जो हैं वो सब्जेक्ट रेलेवेंट हैं, कुछ एज के, कुछ स्कूल्स के लिए दे रहे हैं आपको रिसोर्सेज, कुछ जो है वो यूनिवर्सिटीज के लिए दे रहे हैं। So all these resources will help you a lot as a school, as an individual. So coming to the bottom of this slide is open education resources help you a lot. Basically मैंने आपको इनकी जो ओरिएंटेशन थी वो ये देनी थी कि इनके ऊपर किस टाइप का मटेरियल कैसे पड़ा होता है, यू कैन यूज इट। वहां पे इनकी लाइसेंस टाइप्स भी अवेलेबल होती हैं कि यू कैन यूज इट फॉर जैसे कहते हैं एजुकेशनल पर्पसेज, नॉट कमर्शियल पर्पसेज। आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके किसी को बेच नहीं सकते, सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन होती है। यू कैन जैसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट इट एज लॉन्ग एज इट इज फ्री फॉर एजुकेशन। मीनवाइल चैट हमारे पास आ रही है तो हम इसमें इफ यू वांट टू अर्न अ सर्टिफिकेट यू हैव। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम इसमें। इसकी हमारी जो हमारे इस आज के सेशन की नेक्स्ट स्लाइड है वो आती है, कुछ क्रॉस सेक्शनिंग हमने करनी है आज एजुकेशनल ईआरपी, सीएमएस और एलएमएस की। सबसे पहले हमें ईआरपी, सीएमएस और एलएमएस का पता होना चाहिए है क्या। ईआरपी रिफर्स टू एज एंटिटी रिलेशनशिप पैराडाइम, बेसिकली जो बहुत ही ज्यादा मॉड्यूलर एप्लीकेशंस होती हैं। आप एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ही सामने रखते हैं। सबसे पहले हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है इसमें एक डिपार्टमेंट होता है विच इज कॉल्ड अकाउंट्स। आपको पता है पैसे के बगैर तो कुछ नहीं चलता, मनी वर्ल्ड गो राउंड। कोई मतलब फी आएगी या कोई फंड्स आएंगे तब ये इदारा चलेगा। सो वी नीड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो हमारी कलेक्शन डे और डिसबर्समेंट कर रहा हो फंड्स की। सेकंड इज एकेडमिक्स, जहां से टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, पढ़ाएंगे। थर्ड इज स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए कुछ एडमिशन डिपार्टमेंट, लोगों के इंटरेक्शन के लिए हमारा फ्रंट डेस्क, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, या फिर इससे आगे हम चलें तो
जब लोग ज्यादा हो गए एक इदारे के अंदर तो HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फिर आपकी जो बिल्डिंग और आपके रिसोर्सेज हैं, जिसको हम फर्नीचर एंड फिक्सचर कहते हैं, या फिर आपकी लैंडस्केप्स हैं, उनकी देखभाल के लिए एडमिन डिपार्टमेंट, सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के लोग, डिफरेंट स्किल्स के लोग चाहिए होंगे. सो when it comes to all these departments combined in one organization, तो आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जो बेसिकली एज अ होल एक सिस्टम के अंदर लाई नहीं करते वो सारे मॉड्यूल. वो फिर आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को पकड़ के ज्वाइन करते हैं, लेकिन एट द एंड आपके जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स ने बंदे एनरोल किए उन्होंने ही पढ़ाना है, वो टीचर होंगे. जो एडमिशन डिपार्टमेंट ने बच्चे एनरोल किए उन्हीं के फी वाउचर्स बनने हैं. दूसरी तरफ उन्हीं के लिए लर्निंग कंटेंट होस्ट होना है, उन्हीं के लिए असेसमेंट्स, उनके लिए हमने रिजल्ट एंट्री और रिजल्ट कार्ड्स प्रोड्यूस करने हैं, रिपोर्ट कार्ड्स. सो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड समवेयर. एक डीबी के ऊपर हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स बिल्ड करने हैं. दिस बिकम्स एन ईआरपी. ईआरपी इज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो सॉफ्टवेयर में यूज होती है, जो जहां पे एंटिटीज होती हैं डिफरेंट, और उनका एक मिला के एक सिस्टम बनाया जाता है. These entities are related to each other but basically individual entities होती हैं. So ERP systems जो होते हैं वो usually बड़ी organizations में use होते हैं. So this is the introduction of ERP. Then हम आगे चलते हैं तो CMS हम किसको कहते हैं. CMS basically content management system. ये एक बड़ी मतलब छोटी सी चीज थी जिससे ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होके ये भी काफी इवॉल्व होके बड़ा हो गया. मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनाई जिसके ऊपर आप गाड़ियां बेचना चाहते हैं, या आप उस पे गारमेंट्स, कपड़े, सूट्स बेचना चाहते हैं, लोगों के प्रिंटेड हैं या स्टिच्ड अनस्टिच्ड. सो व्हेन यू वांट टू प्लेस दोज थिंग्स, आपने एक चीज बेची, इन स्टॉक, आउट स्टॉक, नया डिजाइन आया, उसको आपने लगाना है. आप एक वेबसाइट बनवाते हैं, आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट के कुछ कंट्रोल्स हों, आपको डेवलपर की जरूरत ना पड़े, आप उसके ऊपर चीजें डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं, आज ये कल वो. उसके लिए आप एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. उसके थ्रू आप चीजें डालते और कंट्रोल करते हैं. इसी तरह का कंटेंट मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए भी यूज हो सकता है. इसी तरह का कंटेंट मैनेजमेंट अगर आप बात करें तो आपका जो यूट्यूब इंजन है इतना बड़ा, जो जहां पे वीडियोस आपकी पड़ी हुई है, देयर इज अगेन अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. यूट्यूब वालों की एक भी अपनी वीडियो नहीं पड़ी होगी. आप हैरान होंगे कि यूट्यूब के ऊपर जितना कंटेंट है वो लोगों का है. यूट्यूब कंपनी जिसने बनाया था यूट्यूब इंजन, उनकी नहीं है वो कुछ भी. उन्होंने बस बना के दिया, आप लोगों ने उसके ऊपर डाल दी. आज आप लोग Amazon यूज करते हैं, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, द्रापी के, ऑल दीज एप्लीकेशंस. उन्होंने अपनी कोई चीजें नहीं रखी बेचने के लिए, उन्होंने लोगों को दिया, आप अपनी चीजें इस पे रखें. OLX आप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे. सो ऑल दीज एप्लीकेशंस आर बेसिकली CMSs. CMS में होता है कि वो कंटेंट मैनेजमेंट का एक जो इंटरफेस होता है वो यूजर को देते हैं कि यहाँ से आप अपने इश्तहार लगा सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से आपके इश्तहार को जो लाइक करेगा, जो खरीदना चाहेगा, उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो. सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल एट यूजर एंड. दिस इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो आप एक टीचर को भी दे सकते हैं, वो अपना कंटेंट उसके ऊपर रखे. और मिसाल के तौर पे आपको इसको मैं कोड भी कर देता हूँ, गूगल क्लासरूम, वहां पे वो टीचर जो है वो अपना कंटेंट रखता है, स्टूडेंट्स उसमें आते हैं, वो वहां से कंटेंट लेते हैं, फीडबैक भी देते हैं, आपको कमेंट्स भी होते हैं. ऑल दीज थिंग्स हैपन एट वन प्लेटफॉर्म, वन इंटरफेस, विच इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ CMS. इससे बियॉन्ड अगर हम जाते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, तो वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, LMS. बेसिकली ये आपको उससे भी बियॉन्ड फीचर्स देता है. आप लर्निंग डिजाइन करते हैं, आप कंटेंट की डिलीवरी नहीं पॉसिबल बनाते, ना ही यूजर को फैसिलिटेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. आप एक लर्निंग मैनेजमेंट डेवलप करते हैं, एक सिस्टम डेवलप करते हैं जहां पे लर्निंग डिजाइन और एक राउट्स बनेंगे और एक कोर्सेज बनेंगे कि एक लर्निंग है, मिसाल के तौर पे वहां आउटकम्स जो हैं वो लिस्ट होते हैं कि दिस इज आवर आउटकम और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉड्यूल. उस ऑब्जेक्टिव के अंडर आपने कुछ चीजें डिजाइन की कि इसके लिए ये लेक्चर होगा, इसके लिए ये रीइंफोर्समेंट रीडिंग होगी, इसके लिए यूजर जो होगा या स्टूडेंट जो होगा, लर्नर जो होगा हमारा, वो एक असाइनमेंट सबमिट करवाएगा ऑडियो वीडियो में या रिटन फॉर्म में, इसके अगेंस्ट उसका फीडबैक जाएगा. देन उस पूरे रिकॉर्ड के लिए, ट्रैक के लिए, एक स्टूडेंट ने जो कुछ किया, उसके लिए जो कुछ किया गया, उसके जो स्किल्स मैप हो गए,
उसने जो अचीव कर लिए, उसके जो रहते हैं, ये सारी चीजों का ट्रैक रख के उससे आगे वो चलता है और स्टूडेंट को, टीचर को फैसिलिटेट करता है, उसके इंस्टीट्यूशन को फैसिलिटेट करता है। वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहां पे उसकी स्टार्ट से लेके एंड तक तमाम जरूरियात वहीं पे पूरी होती हैं। और अगर आप लर्निंग के एस्पेक्ट से उससे रिपोर्ट्स या फिर उसकी डिजाइन को देखते हैं तो वो भी आपको ये ऑफर करता है। दिस इज नॉट जस्ट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट लर्निंग फोकस्ड और सेंटर्ड अप्रोच यूज करके डेवलप किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स आर देयर, CMSs आर देयर, ERPs आर देयर, जो बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन को जो सूट करता है वो ले लेती। यूजुअली लोग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले प्रीफर करते हैं। वो चाहते हैं कि स्कूल के बच्चों के एडमिशंस, अटेंडेंस, उनकी जो जिसको हम ये फी चलान्स कहते हैं वो, और उनके रिजल्ट सबसे पहले ये जो है वो रेगुलेट हों, क्योंकि बच्चों ने स्कूल में आना है, आके पढ़ेंगे, उनकी अटेंडेंस मेंटेन हो जाए, उनके लिए फी वाउचर्स मंथली बन जाए, उनके रिजल्ट कार्ड यहाँ से प्रिंट हो जाए। दिस इज यूजुअली इंस्टीट्यूट्स फर्स्ट, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट रखते हैं। उनके लिए एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो इनफ होता है। सो कमिंग बैक, हमारा जो यहाँ तक हमने देखा, इस या जो भी हमने अभी तक स्लाइड्स स्टडी की, इनमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर किए और कवर कर लिए। यहाँ तक आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनको अभी ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे एक दो हमारी स्लाइड्स और फिर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टूल्स है उसकी तरफ हम जाएंगे। So if you have any questions, you can write in the chat box or you can raise your hand to be unmuted, ताकि आप पूछ सकें और फिर मैं आपको उनके आंसर्स दूं। So you are welcome to ask any questions related to this module or the topics covered. Okay, मिस आतिरा जो है, हम इसको LMS के ऊपर देखें। LMS जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपने मिसाल के तौर पे ब्लैक बोर्ड है, स्कूल बॉक्स है, प्रो प्रॉफ्स है, जिसकी मैंने पहले भी थोड़ी सी एग्जांपल वहां लिख के भी बताई। मूडल है ये, थैंक यू मिस्टर कमरुद्दीन। मूडल इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जो ये भी आजकल हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज लोकली यूज भी कर रही हैं। सो दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली helps users to design learning. When I refer to as design learning, Edmodo और Canvas भी आपने लिखा बिल्कुल ठीक, Open University or learning management system of virtual university as well. I am basically graduate of virtual university, so I have been using this LMS, learning management system of that university as well. उसमें होता ये है कि आपकी जो एजुकेशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपकी कोर्स के, सर्टिफिकेट के, डिप्लोमा के या डिग्री के, उनकी बेसिस पे आगे उसको ब्रांच किया जाता है, एलेबोरेट किया जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने तो ये बेंचमार्क्स हैं, इस तरह सेमेस्टर्स, ये सब्जेक्ट्स बनेंगे, इन सेमेस्टर्स में जो होगा, इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो होगा, ये ऑब्जेक्टिव्स कवर होंगे। तो इनके लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करानी है, वीडियो लेक्चर डालना है, एक्टिविटी डालनी है, इसमें स्टूडेंट को आवर्स कंप्लीट करने को कहने हैं स्टडी के, एंड देन उससे बियॉन्ड जाना है। ये सारा स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया, उसकी लर्निंग को डिजाइन कर रहे हैं हम। देन हमने उसके लिए चेक पॉइंट्स रखे कि जी उसको दिए जाएं, असेसमेंट्स दी जाएं, या उसके क्विजेस बनाए जाएं, असाइनमेंट्स उसको दिए जाएं, या फिर उसको कोर्स वर्क, थीसिस दिए जाएं। वो सारी चीजें डाल के जो टीचर्स होते हैं वो भी वहीं पे कनेक्ट करा दिए जाएं, जो टीचर असिस्टेंट्स होते हैं, आपके कोर्स सुपरवाइजर्स होते हैं, वो भी कनेक्ट कराए जाएं, वो वहीं पे फीडबैक दे रहे हो, आपका डेटा वहां पे जमा हो रहा हो, पहले सेमेस्टर से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ आपकी लर्निंग कर्व वहां ड्रॉ हो, पूरा का पूरा ट्रैक हो। देन उसमें आपके जितने भी रिक्वायर्ड मॉडल्स हैं, मीडिया हैं, वो वहीं पे अवेलेबल हो और वो उसको सपोर्ट कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपको उसने कोई असाइनमेंट मांगी है तो वो जमा आपको जाके करवानी पड़ रही है, या आपको वो प्रिंटेड फॉर्म में पोस्ट करनी पड़ रही है, वो भी वहीं पे अलाउ करे कि हाँ जी ये यहाँ से आ रहा है। सो ऑल द थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग, वो तमाम की तमाम सपोर्ट करे ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपकी लर्निंग की जो प्लानिंग है वहां से लेके स्टूडेंट के ग्रेजुएट होने तक, इसमें असेसमेंट्स एंड एग्जामिनेशंस भी आएंगे, उसके क्विजेज, उसकी असाइनमेंट्स, उसकी लर्निंग, उसकी लेसन्स, उसकी कोलैबोरेशंस, उसके कमेंट्स, फीडबैक्स,
everything is managed by one software that is called learning management system, जो फर्दर भी एनालिसिस करके डिसीजंस भी दे रहा होता है, हम उसकी तरफ नहीं जाते, वो मैनेजमेंट के एंड के ऊपर होते हैं। स्टूडेंट इंटरेक्शन और उसका जो इंटरफेसेस होते हैं वहां तक आपको वो हर चीज हेल्प कर रहा होता है, वहां पे आप मतलब उसको LMS की तरफ रेफर करते हैं। दैट इज, अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम LMS यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो LMS नहीं होता, क्योंकि वो कोई चीजें लैग कर रहा होता। मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी एग्जांपल कोट कर देता हूं आपको गूगल क्लासरूम की। सम पीपल मे कंसिडर इट एन LMS, लेकिन ये LMS नहीं है, सिर्फ एक क्लासरूम आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे टीचर स्टूडेंट जो है वो इंटरेक्शन अवेलेबल है, एंड टू सम एक्सटेंट उनकी कम्युनिकेशन अवेलेबल है, जहां पे उसकी असाइनमेंट्स और उसका फीडबैक एक्सचेंज हो सकता है। इसके साथ उन्होंने किसी हद तक लिंक किया है फॉर्म्स को, ताकि उनकी असेसमेंट भी वहां पे की जा सके, बट स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिकॉर्ड वो ट्रैक नहीं होता। देन जो है उसकी स्टार्ट से अगर उसकी प्लानिंग की बात करें तो वो उस तरह से एलेबोरेट नहीं है। सो इट इज नॉट एन LMS। अगर आप कैनवस की, मूडल की बात करें, एडमोडो की बात करें, दे आर LMS। वहां पे आपको ये तमाम फैसिलिटीज उस एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल होती हैं। टीचर स्टार्ट करता है, स्टूडेंट उसमें इंटरेक्ट करता है, एंड देन दे कैन क्लोज द डील विद इन दैट एनवायरनमेंट। सो देन वी कॉल इट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये थोड़ी सी इसकी एलैबोरेशन आपने मांगी, हमने दे दी। इसके बाद अगर फर्दर किसी और का कोई क्वेश्चन हो। उस्मान साहब ने व्यू LMS मोस्ट अपडेटेड एंड ब्रिलियंट उसकी एग्जांपल दी। आई एम अ ग्रेजुएट, आई हैव नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम यूजिंग दैट LMS। और उसके बाद मूडल यूज किया यूनिवर्सिटी लेवल, मतलब रिफा जो है मैंने उनका देखा सिस्टम, मूडल यूज कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा सिस्टम है। देयर इज आल्सो अ वेरी गुड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरह से स्कूल बॉक्स यूज किया, एडमोडो यूज किया, ऑल दीज सिस्टम्स आर वेरी गुड। बात थोड़ी थोड़ी मॉड्यूलर डिजाइन्स की और थोड़ी जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि यूजर फ्रेंडलीनेस की होती है। और यूजर फ्रेंडलीनेस इज आल्सो अ रिलेटिव टर्म। किसी को कोई इंटरफेस ज्यादा फ्रेंडली लगता है, किसी दूसरे को कोई दूसरा इंटरफेस ज्यादा फ्रेंडली लग रहा होता है। सो दे आर यूजर फ्रेंडली, जितने भी बने हुए हमारे जो टीचर्स हैं उसको एंजॉय करते हैं और बड़ा इजीली उसको सीख लेते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस नहीं करनी पड़ती, they just go through the interfaces and start working on it. अच्छा, उस्मान साहब ने क्वेश्चन किया which age is best for e-learning, mean can we start from ages K-12? Yes, there are many successful models which are catering preschools as well through their e-learning programs, जिसमें लाहौर के बहुत बड़े और कराची, इस्लामाबाद के भी रूट्स को भी आप देख सकते हैं। बहरिया टाउन, बीकन हाउस, LGS, Learning Alliance, many schools are doing this for their early years as well. कुछ schools ने early years के लिए इसको consider नहीं किया, considering that कि उनके parents में both mother and father are working, so no one can basically assist the student to use these gadgets. Student की incapability के ऊपर question नहीं आता कि जी student जो है वो e-learning से फायदा नहीं उठा सकता, वो उठा सकता है। बट एज वी कंसिडर के एक 3-4 साल का बच्चा है, घर में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ या डिवाइस जो है वो डिस्चार्ज हो गई, उसकी बैटरी ड्रेन हो गई, या फिर अदर प्रॉब्लम ड्यू टू सम अदर थिंग, उसका जो एनवायरनमेंट में एनी चेंज, एनी डिसरप्शन, वो छोटा बच्चा हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए हम चाहते हैं कि पेरेंट उसको असिस्ट करे या गार्डियन उसको असिस्ट करे। कुछ पेरेंट्स जो आपको पता है घरों में कुछ ऐसे हैं जो दोनों वर्किंग होते हैं, देन बच्चे को असिस्ट करने के लिए वहां पे कोई अवेलेबल नहीं होता। उस वजह से कुछ स्कूल्स ने वेरी बेसिक जो प्ले ग्रुप लेवल्स हैं या नर्सरी प्रेप्स हैं उसके अंदर इसको कंसिडर इतनी जल्दी नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहा। तो कुछ बच्चों के साथ ये बेसिकली ज्यादती होगी कि आप बाकी बच्चे तो लर्न कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस फैसिलिटी ऑफ असिस्टेंस अवेलेबल एट होम, बाकी कुछ बच्चे इस वजह से ना कर पाए तो उनके साथ जस्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया। अदरवाइज दे टोटली बिलीव्ड कि बच्चे लर्न कर सकते हैं थ्रू दिस ई लर्निंग प्रोग्राम फॉर राइट फ्रॉम द एजेस ऑफ 3 years। आप देखिए आपका बच्चा जब 2 साल का, उसकी फिंगर मूवमेंट्स और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं और वो मोबाइल फोन के ऊपर अपने थम्स और फिंगर्स चलानी शुरू करता है स्मार्टफोन के ऊपर, तो राइट फ्रॉम दैट एज वो चीजें सीखता है। इंटरेक्ट करके वो सबसे पहले वीडियो को प्ले करना, वॉल्यूम अप डाउन और फॉरवर्ड रिवाइंड करना सीखता है। मैनी ऑफ अस आर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ये सारी चीजें राइट फ्रॉम द एज ऑफ 2 years देखना शुरू किया।
कि they start using these gadgets and they get familiar very fast and they get used to of it before any one in the family elder than them can do, बहुत easily वो कर पाते हैं. So this is basically the age where we can start e-learning. The only help we need is assistance in operating some particular devices. Otherwise, there is no need. They can learn from e-learning programs. We should start school assisted e-learning schooling model. It is best for remote areas as well where teachers are not available. Yes, Mr. Usman, ऐसा ही है. हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक वो शहरों को वापस नहीं आ पाए. वो जहां रह रहे थे वहीं पे उनके थोड़ा कैद हो गए, लॉकडाउन हो गया, वहां पे उनकी स्टडीज कंटिन्यू हो गई. Some of my family members returned from Canada last year and they had to stay in Pakistan for longer time planned. उनके सेमेस्टर शुरू हो गए, उन्होंने यहीं से पढ़ना शुरू कर दिया. इफ वी टॉक अबाउट स्कूल्स, बहुत से पेरेंट्स ने होम स्कूलिंग करवाना शुरू कर दी पिछले एक साल के दौरान कि उनके बच्चे की स्कूल गोइंग एज थी, उनके बच्चे का स्कूल का एडमिशन होना चाहिए था, लेकिन चूंकि स्कूल्स क्लोज थे सो उन्होंने होम स्कूलिंग ऑप्शन चूज किया. उसमें ये हुआ कि छोटे बच्चे की स्कूलिंग रिमोटली, उन्होंने फिर ये नहीं देखा कि ये स्कूल हमारे एरिया में अवेलेबल है तो हम इसमें एडमिशन ले लें. वो स्कूल कहीं भी था, उसका कंटेंट, उसका मॉडल अच्छा था, पेरेंट्स ने ऑप्ट किया, उसमें एडमिशन लिया और बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया. So Usman साहब आप कह रहे हैं I am designing same school model for my villages, remote areas. Yes, it is basically happening in around us. हमारे जो यहाँ पे बहुत से लोगों ने मॉडल्स बनाना शुरू किए हैं, उनसे लोगों को हेल्प हुई है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो आ नहीं सकते, रिमोट हैं या आना नहीं चाहते, अपने एरियाज में रहते हैं. वो उस क्वालिटी की एजुकेशन को एंजॉय करना चाहते हैं जो इन बिग सिटीज के अंदर, इन गुड स्कूल के अंदर अवेलेबल है. सो यूजिंग दिस ऑनलाइन स्कूल मॉडल वो वहां पे वो चीज एंजॉय कर सकते हैं. सेम डिग्री सबसे पहले ये काम जो शुरू किया था, अगर हम सबसे पहले जाएं तो मे भी पता नहीं कौन होगा, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो आपने देखा होगा स्लोगन, उन्होंने कहा कि एजुकेशन बियॉन्ड बाउंड्रीज. वो उनका स्लोगन था कि इसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है. कोई बच्चा किसी गांव में, किसी रिमोट एरिया में, अगर बलूचिस्तान में भी बैठा तो वही एजुकेशन लेगा जो इस्लामाबाद में बैठा बच्चा ले रहा है, जो कराची में, लाहौर में बैठा बच्चा एजुकेशन ले रहा है. प्रीवियसली ये चीज लैक करती थी. डिस्टेंस लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, ओपन यूनिवर्सिटी भी ये काम कर रही थी, लेकिन वहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिफरेंट थी. द रीजन कि उनका मॉडल था वर्कशॉप मॉडल, जहां पे लोकल ट्यूटर्स होते हैं. सो इफ इट कम्स टू द लोकल ट्यूटर, अगेन द क्वालिटी इज नॉट यूनिफाइड, वो मेंटेन नहीं हो पाती. एक लाहौर में जो ट्यूटर्स अवेलेबल होंगे, दे माइट नॉट बी अवेलेबल, नॉट दैट क्वालिटी इन कसूर, इन द वेरी नेक्स्ट सिटी, शेखुपुरा में ना हो सके. बाकी हम रिमोट एरियाज की जो साउथ पंजाब या इंटीरियर सिंध या बलूचिस्तान की तो हम बात ही नहीं करते. सो व्हेन इट केम टू जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी, उन्होंने मॉडल अडॉप्ट किया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा के. लेटर ऑन दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय मेनी यूनिवर्सिटीज. कॉमसैट्स ने भी इसको किया, आईटी यूनिवर्सिटी लाहौर में उन्होंने किया, ओपन यूनिवर्सिटी ने भी रिसेंटली कर लिया, और अब उनकी जो वो क्वालिटी है वो मेंटेन हो सकती है ड्यू टू दिस सॉफ्टवेयर और ड्यू टू दिस फैसिलिटी. गोइंग बियॉन्ड, अगर आप देखें कि हमारे जो बाहर यूनिवर्सिटीज हैं इंटरनेशनली, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जाना या जाना नहीं चाहेंगे, वो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के फॉरेन यूनिवर्सिटीज की जो क्वालिफिकेशंस हैं, डिग्रीज हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, वो एंजॉय कर सकते हैं. जैसे आप में से कुछ लोगों ने एडेक्स का भी लिखा, उन्होंने लिया, हार्वर्ड से ले लिया, कैम्ब्रिज से ले लिया, कोई और कोर्सेज जो वहां जाके करना पड़ते थे, या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टीचिंग जो आप वहां पे एंजॉय कर सकते थे, अब यहाँ बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं ड्यू टू दिस बेसिकली रेवोल्यूशन इन एजुकेशन. सो गोइंग बियॉन्ड, अगर आपके फर्दर इस टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस हों तो आप फर्दर भी कर सकते हैं. वेट अ कपल ऑफ मिनट्स मोर, फर्दर डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स डिस्कस्ड अप टू नो. फिर आगे हम चलेंगे, अपना सेशन प्रोसीड करेंगे विद द रिमेनिंग स्लाइड्स. एक इससे भी बियॉन्ड मॉडल है जिसका थोड़ा सा अगर हम बात करें, जो एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करेगा.
करेगा मैंने इसलिए कहा कि उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी अवेलेबल इतनी ज्यादा नहीं हुई। मैं स्मार्ट बोर्ड्स के बारे में बताता हूँ। जो अभी मैं आपको बताने लगा था बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको उसका एक्सपोजर देने के लिए, जस्ट एक विजन देने के लिए कि ये भी एक चीज होती है। अभी हमने देखा कि एक एलएमएस ने हेल्प किया, हमें स्कूल को ऑनलाइन करवा दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन इस तरह की आ गई, जूम और मीट टाइप, जिन्होंने टीचर स्टूडेंट को लाइव इंटरेक्शन भी दे दिया। प्रीवियसली ये एलएमएस के ऊपर थोड़ा वीडियो था, रिकॉर्डेड सेशंस थे, अब जो है वो लाइव इंटरेक्शंस भी अवेलेबल हो गए। इससे बियॉन्ड वो वर्चुअल बेसिकली टीचिंग असिस्टेंट जिसको हम कहते हैं, कुछ लोगों ने इन चीजों के नाम सुने होंगे। वीआर के नाम सुना होगा, वर्चुअल रियलिटी, या फिर एआर का नाम सुना होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी? बेसिकली ये क्या है कि इसमें आपको एक डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट का एक्सपोजर दिया जाता है। इसकी अगर सबसे सादा सी एग्जांपल मैं आपको दूं तो जहां से बात शुरू होती है, देयर इज 360 डिग्री व्यू। आजकल आप अक्सर देखते हैं, आपका एक कैमरा जो है उसको घुमा के देखें तो वो उस प्लेस का 360 डिग्री व्यू आपको देता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, ऊपर नीचे देख सकते हैं। इफ दैट बेसिकली जो व्यू है आपके इतना क्लोज कर दिया जाए, जिस कमरे में जिस जगह पे आप बैठे हैं आपको वो नजर ना आए, आपको सिर्फ वो वाला व्यू जो आप मोबाइल फोन डिवाइस के ऊपर या किसी वीडियो डिवाइस के ऊपर देख रहे हैं, सिर्फ वही आपके विजन में रह जाए। इसको किया इस तरह से जाता है, एक हेड गियर आपको लगाया जाता है, बड़े से ग्लासेस होते हैं, साइडों से ब्लैकआउट करते हैं और वो आपके 6x6 विजन को कवर कर लेते हैं। देन उसके अंदर मोशन सेंसर होते हैं, जिससे आप अगर अपने हेड को थोड़ा सा मूव करें तो दे नो विच डायरेक्शन यू आर मूविंग। इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स राइट तो वो जो इमेज का राइट वाला पोर्शन है वो आपको दिखा देते हैं। इफ यू आर मूविंग योर हेड डाउनवर्ड्स तो वो नीचे वाला दिखाएंगे, फर्श ऊपर देखना है। सो दे कैप्चर वट एवर यू वॉन्ट टू सी बाय रोटेटिंग योर हेड, by opening your eyes, anything. So beyond that environment, that virtual environment, आप देख ही नहीं सकते। Once you are in that virtual environment, this is basically virtual reality. Reality का वर्ड वो इसलिए यूज करते हैं कि उसमें other sensors help that, जिसे कहते हैं environment, the sensors help you to navigate throughout that environment. आप उसमें मूव भी कर सकते हैं, आगे पीछे राइट लेफ्ट, और मुड़ भी सकते हैं, देख सकते हैं, और ऊपर नीचे भी देख सकते हैं। सो दे मेक यू फील लाइक इट इज रियलिटी, बट इट इज वर्चुअल, इट इज बेसिकली आर्टिफिशियल, सो इट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। गोइंग बियॉन्ड, इसमें अगर एक स्कूल एनवायरनमेंट और क्लास एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाए, कंटेंट डिजाइन किया जाए इस तरह से, वहां पे टीचिंग असिस्टेंट हो जो आपको हेल्प कर रहा हो, then it helps you to learn basically. So it becomes a very helpful tool to provide a school to that student which is not actually in the school, who is sitting at home in his chair or her chair. उसमें होता ही है कि वर्चुअली वो स्कूल में या एक लर्निंग क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होता है, वहां पे वो इंटरेक्ट भी कर सकता है, बुक्स हो सकती हैं, स्क्रीन हो सकती हैं, और अदर टूल्स एंड गैजेट्स। All these things basically give the learner an experience beyond imagination. तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली सीखता है, आपकी वो सेंसेस तमाम कैप्चर करके आपको लर्न करने पे मजबूर करते हैं। बियॉन्ड दिस, जब हम बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी की, तो इससे अगला भी एक चीज है जिसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, एआर। यूजुअली आप किसी चीज की तरफ देखते हैं तो उसके ऊपर कोई लेबल्स, information, details, captions, nothing pops up. Augmented reality helps you do that. इसमें स्टार्ट ग्लासेस से हुआ, आपने ग्लासेस लगाए तो किसी भी चीज की तरफ आप देखते हैं, जहां पॉइंटर जाएगा उसका, वहां उस चीज की वो नेचर फॉरन गैस करके आर्टिफिशियली उस इमेज को प्रोसेस करके वो देखेगा ये चीज है क्या। अगर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है उस इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस कर लेगा, अगर वो कोई चीज है, तस्वीर है, कोई डिजाइन है, कोई स्ट्रक्चर है, उसको भी स्टडी कर लेगा। उसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो अपनी ऑनलाइन सर्च इंजन के ऊपर जो अवेलेबल है, ऑनलाइन जो इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर अवेलेबल है, वहां से लाके आपको उसके साथ लिंक करके दिखाएगा। इफ यू आर लुकिंग एट अ डोर तो वो आपको बताएगा द हाइट और विड्थ ऑफ द डोर, कलर,
ओपन कैसे होगा, किस मॉडल का इसको लॉक लगा हुआ है। इफ यू आर लुकिंग एट सम प्रोडक्ट, मार्केट में गए हैं, आपने कोई चिप्स का पैकेट देखा, जूस का डब्बा देखा, वो आपको बताएगा इसके हेल्थ इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट्स और इसकी हाइजीनिसिटी, एनीथिंग वो जो आपने उसमें उसको अलाउ किया होगा कि मुझे इसके बारे में बताओ, इसकी प्राइसिंग क्या है, अवेलेबिलिटी कहाँ से आया, ओरिजिन क्या है इसका, या फिर मुझे इसके बारे में इसकी हेल्थ के जो पॉइंट्स हैं वो बताए जाएं कि इज इट हेल्दी और जंक, और इज इट गुड फॉर अ डायबिटिक पेशेंट और नॉट, वो सारी इंफॉर्मेशन वो मैप करके आपको, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। ये बियॉन्ड जाता है वन स्टेप आपकी रियल वर्ल्ड से। आप जैसे एक जगह पे खड़े हैं गली में, तो आपको गली में सारी आसपास बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, बट यू डोंट नो इन बिल्डिंग्स के अंदर क्या है। वो आपको ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस या हेड गियर आप लगाते हैं तो आपको बताता है कि जी इस बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस है फलां कंपनी का, ये इस नेचर के ये काम करते हैं, इसके अंदर रेस्टोरेंट है, इसके अंदर एक सैलून है, यहाँ पे ये सर्विसेज अवेलेबल है। इफ यू वांट द मेन्यू ऑफ दिस रेस्टोरेंट, वो भी आपको दिखा सकता है। all the information available on internet, it will be readily real time available to that augmented reality gadget जो आपको उसी वक्त हेल्प करेगा। प्रीवियसली आपने देखा होगा जो साइंस फिक्शन मूवीज होती थी पुराने दौर में, जो कुछ मेरे एज फेलोज या मुझसे बड़ी उम्र के हैं वो जानते होंगे, ऑटोमैन के नाम से सीरीज आती थी। वो एक शख्स था जिसको वो मुख्तलिफ चीजें, डायमंड सा होता था, वो ड्रॉ करता था और दिखा भी देता था चीजों की रियलिटीज के बारे में, बियॉन्ड भी। फिर उसके बाद अगर आप याद होगा तो मैट्रिक्स सीरीज आई जो मूवीज थी, उसमें भी कुछ चीजों की, फिर जॉम्बीज वाली कुछ ऐसी मूवीज आना शुरू हुई जिसमें बहुत ज्यादा वो दुनिया में आ गए और बीमारियों के असरात दिखाए, और फिर जो रियल अनइन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने इस तरह ऑगमेंटेड रियलिटी की जो गैजेट्स थे, डिफरेंट बने हुए मशीन थी, उनको यूज करके दुनिया में एक्सप्लोर करना और चीजें यूज करना शुरू किया। तो वो जो उनके गैजेट्स थे वो उनको हेल्प कर रहे होते हैं बताने में। अभी आप मिशन इम्पॉसिबल सीरीज देखते हैं, उसमें भी इस तरह के गैजेट्स अक्सर वो दिखाते हैं। ऑल दीज गैजेट्स रिफर टू एज ऑगमेंटेड रियलिटी, एंड दीज थिंग्स कैन हेल्प इन एजुकेशन एज वेल। बहुत सी इंडस्ट्री, बहुत सी जो हमारे कंपनीज हैं, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट और दे आर डेवलपिंग कंटेंट्स। वंस द कंटेंट इज डेवलप्ड, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी बन भी चुका, बहुत सारा कंटेंट बन चुका, मैंने भी कुछ एक्सप्लोर किया। मैं उसमें कुछ सैंपल्स, जिसमें आप समझते हैं एक बुक है या एक सब्जेक्ट रेलेवेंट मटेरियल है, एक टॉपिक रेलेवेंट है, आप उसमें जाते हैं और स्टूडेंट को वो ऑल दोज थिंग्स अवेलेबल जो एक टीचर ने बतानी होती है वहां पे होती है, वो इंटरेक्ट करके भी सीखता है। इफ ही वांट्स सम हेल्प, जिसको हम स्पेशल नीड्स भी कहते हैं, उसको नजर नहीं आ रहा, वो सुनना चाहता है, या सुन नहीं पा रहा, देखना चाहता है, या दोनों चीजें नहीं, इंटरेक्ट करना चाहता है, फील करना चाहता है, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल through these technology gadgets. So this is about augmented and virtual reality. Now coming back to that point जो उन्होंने थोड़ी देर पहले मिस ने पूछा था, मैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं और फिर आगे चलते हैं। How smart boards help in LMS? अच्छा, LMS जो है बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपको वर्चुअली अवेलेबल कराता है, आपके स्टूडेंट के साथ किसी भी इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करवाता है। When it comes to स्मार्ट बोर्ड एक हार्डवेयर प्रोडक्ट है जो आपकी किसी घर में, क्लास में लगी हो सकती है। When you want to use that gadget, the audience must be in front of you, सामने फेस कर रही हो, वो देख रही होती है। When they are not there, आपका कैमरा उस स्मार्ट बोर्ड की तरफ देख रहा होगा। तीसरी चीज जो आपको चाहिए होगी, दैट गैजेट मस्ट बी कनेक्टेड टू द सिस्टम विच इज बेसिकली, जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसमिटिंग दैट इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग योर इंस्ट्रक्शन जो आपकी दे रहे हैं वो बच्चे तक पहुंचा रही, उस गैजेट के साथ आपका स्मार्ट बोर्ड कनेक्टेड है तो ये आप के साथ जा रहा होगा। बेसिकली स्मार्ट बोर्ड इज डिजाइन फॉर क्लासरूम टीचिंग, नॉट फॉर ऑनलाइन टीचिंग, इसलिए हम इसको ऑनलाइन टीचिंग में इस तरह से हेल्प करवा रहे हैं इसे। अदरवाइज इसकी जरूरत कम रह जाती है जब आपके पास जैम बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड की जो एडवांस्ड वर्जन हम बात करते हैं, सॉफ्ट वर्जन, वो अवेलेबल हैं जिनको आप यूज करके शेयर्ड सर्फेसिस आपके पास होती हैं, बच्चे को वही वाला स्मार्ट बोर्ड जो आपने क्लास में लगाया था स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। सो दैट सॉफ्ट वर्जन हेल्प्स यू अ लॉट। इसलिए बेसिकली मॉडल डिफरेंट होता है। एलएमएस में आपने पूछा कैसे हेल्प करेगा, तो मैंने बताया कैमरा और सिस्टम आपका कनेक्टेड होगा तो आपका स्मार्ट बोर्ड भी आपको हेल्प कर देगा फॉर द डिलीवरी ऑफ दैट लेसन। अदरवाइज इसका वो यूज नहीं रह जाता जब हम
LMS के ऊपर आते हैं। मूविंग ऑन, अनटिल नाउ जितने क्वेश्चंस हुए, इनफ, काफी डिस्कशन होगी, आगे चलते हैं। जब हम आगे जाते हैं तो हमें काफी सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में पॉप करते हैं। देयर इज अप्रोप्रिएट टूल्स। जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि अच्छा सारी चीजें हमने सीख ली, अब हमने जो अपनी प्रायोरिटीज हैं वो अलाइन करनी है, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को देखना है, अपनी ऑडियंस को देखना है, अपनी टारगेट मार्केट और सारी चीजें उनको माइंड में रखते हुए अब हमने अपनी टेक्नोलॉजीज जो है वो सिलेक्ट करनी। अवेयरनेस ऑफ द करंट चेंजेस इन द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिलेशनशिप ऑफ दीज चेंजेस टू व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनको माइंड में रख के आप हर चीज सोचेंगे और फ्रेमवर्क में लाएंगे। होता यह है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं, जो बजट्स हैं, आपने उनको एक्सप्लोर करना है। देन सिर्फ आपने अपने बारे में नहीं सोचना, आपने अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी टारगेट जो मार्केट है उसके बारे में, जिस बच्चे तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, आप अपनी चीजें लेके जाना चाह रहे हैं, डिलीवर करना चाह रहे हैं, उन तक आपने देखना है कि कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड कंसाइज एंड प्रिसाइज वाइल सिलेक्टिंग दीज टेक्नोलॉजीज। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन मेरे पास घर में अवेलेबल है, क्योंकि मेरे एक बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट किया था या मेरे अब्बा उसको यूज करते थे, तो अब वो यूजलेस पड़ा है, मैं उसको अपनी क्लास के लिए यूज करना शुरू कर दूं। विल दैट बी फीजिबल और नॉट, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो है ना, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टूल्स के हवाले से। इफ दैट गैजेट इज अवेलेबल टू मी और मेरे घर में एक बड़ा अच्छा ब्रॉडबैंड है या डेडिकेटेड लाइन है जो कनेक्टेड है टू दैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कैमरा बहुत अच्छा लगा हुआ है, माइक बहुत अच्छा लगा हुआ है, एनवायरनमेंट क्लासरूम बहुत सब कुछ ठीक है, आई कैन यूज दैट। मेरे एंड पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मैं कोई चीज वहां से डिलीवर करना चाहूं, आवाज मेरी ठीक से जाएगी, वीडियो जाएगी, बुक्स दिखाऊं। इवन इफ आई कनेक्ट इट टू माई सिस्टम, आई कैन प्रेजेंट माई स्क्रीन, आई कैन प्रेजेंट जैमबोर्ड और द सॉफ्ट बोर्ड आई यूज ऑनलाइन। वेल एंड गुड। अब बात रही मैंने कहां तक जाना है, डिलीवरी कहां पे होगी। जिस बच्चे, जिस स्टूडेंट, जिस लर्नर के पास जाना है, उसके पास कौन से गैजेट्स हैं, क्या उसके पास इतना अच्छा इंटरनेट है जो कनेक्ट करके जो मेरी स्ट्रीमिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करे। सेकंड, मेरे पास जो डेडिकेटेड लाइन लिंक है वो किन डिवाइसेस के ऊपर सपोर्टेड है, उसके पास कौन सी डिवाइसेस अवेलेबल है, क्या उसके पास वो वाले सेलफोन, वो वाली वीडियो डिवाइसेस, वो वाले माइक, वो वाले कैमरास अवेलेबल होंगे जो इसको सपोर्ट करते हैं, मेरे वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को। Then comes to the organization, the institute, the supervisors, the subordinates, all those involved in this teaching learning process. उनके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे मैंने वर्ड एक सोसाइटी का यूज किया हुआ है, द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सो आपने उनके कंसिडर करना। आपको एक मतलब अवेलेबल होगी गैजेट, दिस इज नॉट द राइट वे टू सिलेक्ट दैट टूल। यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज बेसिकली पैरामीटर्स और की थिंग्स जिनको देख के आपने सिलेक्ट करना है टूल। व्हेन यू कम टू द एग्रीमेंट, अच्छा जी मेरे पास ये चीज अवेलेबल है, ये चीज जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मैं ये जो चीज चलाता हूं ना ये किसी भी डिवाइस के ऊपर देखी जा सकती है, ठीक है, फोन के ऊपर देखनी, टैबलेट के ऊपर देखनी, किसी ने टीवी कनेक्ट किया हुआ अपने इंटरनेट के साथ वो भी देख सकता है, किसी ने कंप्यूटर है वो कनेक्ट किया हुआ, लैपटॉप और लैपटॉप मेड बाय एप्पल जो या फिर बाय एनी अदर कंपनी, सब के ऊपर स्ट्रीम हो सकती है। वेल एंड गुड। अगली चीज, क्या कनेक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं बैंडविड्थ की स्ट्रीमिंग के लिए वो अवेलेबल हैं, सूटेबल हैं। मैं जहां बैठा हूं मेरे एरिया में, यहां से बाहर निकलें दूसरे एरियाज में, दूसरे सिटीज में, क्या मैं जो मिनिमम कह रहा हूं जी इतनी बैंडविड्थ होगी तो आपको मेरी वीडियो विदाउट एनी जिटर और विदाउट एनी जो है ना वो सब रिसीव होगी। मैं बहुत हाई डेफिनेशन लगा के बैठा हूं, मेरा जो मीडियम है जो जिसके थ्रू मैं अपनी वीडियो ट्रांसमिट कर रहा हूं वो भी बहुत हाई डेफिनेशन देता है, लोअर रेजोल्यूशन में अलाउ ही नहीं करता, उनके लिए वीडियो स्ट्रीम ही नहीं होगा, सो मुझे प्रॉब्लम आएगा। माई स्टूडेंट्स विल बेसिकली स्टार्ट कंप्लेनिंग कि जी इट्स टू हाई, our area we cannot afford such connection or we cannot have that connection, then we need to basically scale down।
आपने देखा होगा, अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप तो यूजुअली बहुत से लोगों को ये चीजें यूज करना आ गई हैं. इनिशियली पीपल डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज बेसिकली थिंग्स. जो YouTube आप वीडियो प्ले करते हैं उसमें भी नीचे वीडियो क्वालिटी ऑप्शन आ रहा होता है, ऑटोमेटिकली सेट टू अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन आता है. जब आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं. मैं चाहता हूं मैं एक वीडियो को लोअर रेजोल्यूशन में देखना ही नहीं चाहता, मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो को पहले स्ट्रीम कर लूं, बफर कर लूं, 10 मिनट बाद में वीडियो प्ले करके देखूंगा. आई वॉन्ट टू सिलेक्ट दैट हाई रेजोल्यूशन मोड, मैं कर लूंगा. फिर अगर उतनी बैंडविड्थ आ रही है वो साथ साथ चलेगा, नहीं तो रुक रुक के पहले वो उतनी बिट्स रिसीव करेगा, फिर वो जब अवेलेबल होगी तो प्ले करेगा. सो इट्स माई चॉइस. ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने यूजर की रिक्वायरमेंट को देखा. इट वेरीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अब आप यूरोप में देख, जैसे प्रीवियसली मैंने आपको थोड़ी देर किया, मेरे फैमिली मेंबर्स कुछ कनाडा से वापस आए तो उन्होंने बैठ के ऑनलाइन स्टडी की अपने. मैंने उनसे पूछा आपका वहां पे जो सिटी में कनेक्शन है वो कितना एमबी का है? यहाँ पे मेरे पास जो है वो कनेक्शन 10 एमबी का था मेरे घर पे, जिसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ 20 एमबी तक. उन्होंने मुझे बताया हमारे जो वहाँ मिनिमम अवेलेबल कनेक्शन है, जो मतलब उसका पैकेज है उस कंपनी का, दैट इज 300 एमबी, जो उनकी बैंडविड्थ है, वो उनका बेसिक पैकेज है. इससे मैं बढ़ा सकता हूँ, ज्यादा वाली ले सकता हूँ. वो कहते हैं लोएस्ट ये है 300 एमबी, जो हमारे पास अभी हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में भी अवेलेबल ही नहीं है. सो कंसिडरिंग के वहां पे बैठ के अगर कोई स्कूल लॉन्च हुआ और उसने इधर वाली मार्केट को देखना है, तो दे विल हैव टू थिंक कि यहाँ पे उतनी हाई बैंडविड्थ नहीं अवेलेबल. सो उन्होंने अपनी जो स्ट्रीमिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिफरेंट वेरिएबल जो दे के हमें भेजना है, कि मैं अगर अपने पास रिसीव करना चाहता हूँ लोअर रेजोल्यूशन में तो मेरे पास ऑप्शन हो, अगर मैं उसको मीडियम में हाई में देखना चाहूँ तो मेरी चॉइस है, अगर मेरे पास कनेक्शन होगा तो मैं उसको जरूर अवेल करूंगा. सो ऑल दीज थिंग्स, जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं जब वो अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो दे लुक एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहां पे जो कनेक्शन रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटीज हैं वो डिफरेंट है. सो अपनी वो प्रोडक्ट को उस तरह से मॉडल करते हैं कि इस एरिया वाले लोगों को हम लोअर रेज मॉडल दे देंगे, उनको हाई रेज मॉडल दे देंगे, और जो हमारा एप्लीकेशन होगी वो सेल्फ जो होगी लर्निंग होगी कि वहां पे उसके एनवायरनमेंट को देखेगी अवेलेबल कितनी है, अपने आप को खुद मॉडल कर लेगी. यूट्यूब आपसे यूजुअली पूछता भी नहीं है, वो खुद ही उस वीडियो की रेजोल्यूशन लो कर लेता है अगर उसका कनेक्शन स्लो हो तो. सो दिस ऑल इज पॉसिबल ड्यू टू, जिसको हम सेमेंटिक्स भी कहते हैं, और फिर उसकी जो कुछ और भी चीजें, आपने कुकीज का भी वर्ड सुना होगा, और कुछ रन टाइम बेसिकली स्क्रिप्ट्स होते हैं जो उनकी वेबसाइट्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जो पहले हमारे सिस्टम को गेज करते हैं कि हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कितनी है, अवेलेबल इंटरनेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको फीड करना है उन्होंने उसको मॉडल कर देते हैं. सो दिस इज वेरी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी जो आपको हेल्प करती है. यू शुड बी इंटेलिजेंट वाइल सेलेक्टिंग टूल्स फॉर योर ऑडियंस. आगे चलते हैं तो इसका एक और पॉइंट जो है, जी इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंटेम्प्रेरी लर्निंग एंड टीचिंग प्रैक्टिस. दिस हैज ऑलरेडी बीन एड्रेस्ड और डिस्कस्ड. इसके आगे एक मैंने एप्लीकेशन जो वाइडली यूज है उसका नाम लिख दिया, दैट इज गूगल. वाई गूगल? बेसिकली मैनी पीपल गो फॉर गूगल, जिसकी मैंने आपको अभी बेसिक्स बताई. यूट्यूब इज ओन्ड बाय गूगल, गूगल क्लासरूम, ड्राइव और सारी. एक तो इसकी लाइसेंसिंग है वो बहुत ज्यादा, फीचर जो है वो फ्रीली अवेलेबल हैं, कुछ पेड हैं और जो पेड हैं वो बहुत चीपर हैं. थर्ड वन, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज जो कि बेसिक आपकी डिवाइसेस के ऊपर भी चल जाती हैं. सबसे बड़ी इसकी ब्यूटी ये कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. ये आपको ये नहीं मांगता कि जी किसी के पास फलां डिवाइस होगी तो मैं ये चलूंगा वरना नहीं चलूंगा, किसी के पास फलां डिवाइस होगी तो नहीं चला सकता. ये किसी भी एनवायरनमेंट, किसी भी डिवाइस के अंदर चल जाते हैं. उनको जो चीजें रिक्वायर्ड होती है, जैसे आपने अगर सेल फोन के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन गूगल की यूज करनी हो तो वो आपको कहता है एप्स डाउनलोड करें. अगर आपके पास एप्स ना भी हो, आपके ब्राउजर के अंदर ये चल जाते हैं. वेब ब्राउजर इज समथिंग ये जो यूनिवर्सल अप्रोच के साथ चलता है. किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर वेब ब्राउजर खुल सकता है तो ये सारी चीजें भी, सर्विसेज भी आपको वहां अवेलेबल हो सकती है. दैट इज व्हाई मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर गूगल, or people go for Microsoft as well because they have evolved into that. उन्होंने भी ये चीजें अडॉप्ट करना शुरू की later on कि जी हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो. Initially they were restricted to some extent
कि जी वो कुछ कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर किया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास जो अगला है पॉइंट, देयर इज, लेट्स सी इफ वी हैव मोर स्लाइड्स। तो इसमें है जी व्हाट नीड्स टू बी डन। इसमें पॉइंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। वाइल सेलेक्टिंग appropriate tools, जो मैंने आपको अभी चीजें एक्सप्लेन की, व्हाट नीड्स टू बी डन, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बेसिकली एक समराइज पॉइंट है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि while you plan to go online or to use some technologies, what things you have to consider or you must realize before going online। वो क्या है जी कि आपने मीडियम कौन सा यूज करना है। इफ यू वांट टू यूज सेल फोन तो आप उसके अकॉर्डिंग एप्स लिखेंगे। इफ यू वांट टू यूज अ कंप्यूटर, लैपटॉप, एप्पल और अदर ब्रांड, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट जो है वो मॉडल देखेंगे। इफ यू वांट टू गो ऑनलाइन यूजिंग सम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, डेडिकेटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको सोचना होगा शुरू में कि आपकी ऑडियंस के पास क्या अवेलेबल है क्या नहीं। देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं टूल्स को सिलेक्ट करते हुए कि अगर आपने कोई टूल सिलेक्ट करने हैं, वेदर दे कैन बी मॉनिटर्ड और नॉट। आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा उसमें रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके साथ वो मैच करता है कि नहीं, कस्टमाइज करता है कि नहीं, उसको टेलर करता है कि नहीं आपकी जरूरत के मुताबिक। ये चीजें आपको कंसिडर करना होगी। फिर उसके बाद आप जाते हैं कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन थ्रू गूगल क्लासरूम और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और असाइनमेंट्स एक्सचेंज कैसे होंगी, वीडियो कंडक्ट कैसे होंगी, असेसमेंट्स कैसे कंडक्ट होंगी, आप उनके ऊपर जाते हैं। दिस इज ऑल बेसिकली अंडर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टूल्स, जिसमें सबसे बड़ी कंसिडरेशन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। अवेलेबिलिटी ऑफ द गैजेट्स, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, as well as some services referred to as internet connection or something, वो चीजें होंगी। फाइनली कमिंग टू द बॉटम, जो हमारा लास्ट होगा सिलेक्शन, उसमें हमारी असेसमेंट टूल्स होंगे। इसमें मैंने एक एक फॉर एग्जांपल जैसे क्लासरूम डाल दिया, गूगल लिख दिया, गूगल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने लिस्ट किया है। इससे पहले हमने इनकी और एग्जांपल जैसे exam.net मैंने आपको दिया, वहां पे प्रोप्रॉफ्स दिया, वो एग्जामिनेशन बेसिकली होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप एग्जामिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को इनरोल करके कंडक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, रिजल्ट्स अनाउंस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैनी थिंग्स आर अवेलेबल। सो ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स बेसिकली प्रोवाइड यू environment to model or to create, to conduct assessments and examinations। असेसमेंट स्ट्रेटजीज की बेसिस के ऊपर आपके टूल सेलेक्ट होंगे। आपने करना क्या, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा क्या जो ऑनलाइन स्कूलिंग है वो प्री स्कूल के लिए एज अप्रोप्रिएट है, तो हमने कहा जी है। जब हम असेसमेंट टूल्स की बात करेंगे फॉर दीज जिसे कहते हैं प्री स्कूलर्स, अर्ली ईयर्स प्रोग्राम्स के लिए, तो वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम दैट ऑफ द टूल यूज्ड टू असेस स्टूडेंट्स बियॉन्ड एज 15, जिसमें हम मैट्रिक, ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जहां टाइम्ड असेसमेंट्स बिल्कुल फास्ट पेस 30 सेकंड्स के अंदर आंसर नहीं किया तो आगे, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं लोगों को चीजें लॉक करके कि ये आपका टैब है, ये लॉक रहेगा, मॉनिटर होगा, अगर आपने स्विच किया तो आपका हम असेसमेंट क्लोज कर देंगे। गलती से आपने भी कहीं और क्लिक नहीं करना, आप इसके अंदर एनवायरनमेंट के रह के एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर यहीं पे देंगे विद इन दैट दिस टाइम फ्रेम। अगर नहीं दिया तो आंसर सेव नहीं होगा, टाइम गुजर गया तो आपके मार्क्स 0 लग जाएंगे उसके ऊपर। So this is how you basically differentiate between the assessment models or assessment tools for uh, early years students or pre-primary, primary students, and for the students beyond जो middle classes, middle grades। तो इस तरह से आपको पता होता है कि उनके लेवल्स क्या हैं। आप शुरू में तो मे बी प्री स्कूल में चाहें कि आप ऑरल एग्जामिनेशन ले लें, आप उससे क्वेश्चन कर लें, क्योंकि वो बच्चा लिखने के, टाइप करने के काबिल नहीं होगा, या आप उसको सारी चीजें दिखाएं, यू आस्क टू मेक अ सिलेक्शन जस्ट बाय क्लिकिंग, बड़े बड़े 3-4 ऑप्शन दिखाए जो फिंगर से पॉइंट किए जा सकते हैं, माउस से क्लिक किए जा सकते हैं। व्हेन दे लर्न माउस मूवमेंट्स और उन्होंने सीख लियो तब वो उसको यूज कर सकते हैं। सो दीज टूल्स आर बेसिकली selected on the basis
ऑफ द ऑडियंस, ऑफ द एजेस ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसको हम अप्रोप्रिएटनेस कहते हैं कि वो किन के लिए क्या अप्रोप्रिएट है। देन यू बेसिकली गो फॉर गूगल फॉर्म्स और exam.net और समथिंग। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीट के ऊपर ओरल एग्जामिनेशन ले लेते हैं, या फिर उनको सम डिजाइन फॉर्म्स देते हैं जी कि इनके अंदर बड़े pictures हैं, उनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक कर दो तो वो आंसर क्लिक हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्लाइड्स फ्रॉम माय साइड बेसिकली। अगर आपके फर्दर क्वेश्चंस हैं, रिफर टू द पॉइंट्स डिस्कस्ड इन दिस प्रेजेंटेशन, दिस सेशन, वी आर अवेलेबल। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जो मूक्स हैं क्या इनका कोई पाकिस्तान में डू दे हैव एनी वैल्यू हियर? बिकॉज एज फार एज आई सी अभी तक तो मेरे जो भी मैंने ऑप्ट किए थे 3 मूक्स रादर, मैंने 2 मैंने हार्वर्ड से किए और थ्रू एडेक्स, और एक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन, यस, वहाँ से किया था। तो लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है जैसे पीपल डोंट दे इंटेंशनली इग्नोर this certification, or they don't give the right value to these MOOCs. Okay, so basically the question is कि what value और how important these things। जैसे हम समझते हैं कि किसी ने अगर कोई मास्टर्स किया हुआ है, मिसाल के तौर पे इफ़ आई एम द इंटरव्यूअर, मेरे पास सीवी के अंदर लिखा हुआ है कि समवन हैज़ अप्लाइड विद एमएससी केमिस्ट्री और एमफिल इन केमिस्ट्री विद बीएड और एमएड, सो मेरे माइंड में ये आएगा कि इन्होंने मास्टर इन एजुकेशन भी किया है, सो दे नो वेल अबाउट एजुकेशन एंड टीचिंग, जो भी उसमें चीज़ें आएंगी। सो इट इज़ अप टू मी कि मैं ये सोचूं कि नहीं यार ये लोग क्या तो होता है, इनको आता जाता कुछ नहीं होता, या उसके कुछ 4 सर्टिफिकेट्स लिखे। आई सर्टनली बेसिकली होगा यही कि मैं उसको प्रेफर ज़रूर करूँगा, उसको शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा कि दिस पर्सन नोज समथिंग मोर देन अदर पीपल। जो शॉर्ट लिस्टिंग और प्रेफरेंस के जो हमारे मतलब समझ लें फैक्टर्स होते हैं, उसमें ये चीज़ रेट करती है, मैटर करती है। इफ़ इट इज़ अबाउट अ कंट्री, आप पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात, यहाँ पे अभी तक मुझे इसका फील नहीं हुआ। फील 2 चीज़ों से होता है, इफ़ यू फील इट फ्रॉम योर सेल्फ, आपके अंदर कोई चेंजेस आई हैं, आपने जो लर्निंग की, उनसे जो कोर्सेज लिए, सर्टिफिकेट कोर्सेज, आपने कोई नॉलेज में आपकी इजाफा हो गया, आपके स्किल्स में इजाफा हो गया। दूसरी चीज़, जो चीज़ें आपके अंदर चेंजेस आ गई हैं, कैन यू बेसिकली प्रेजेंट और प्रूव इट जब आप इंटरव्यूअर के पास बैठें या अपने जॉब प्लेस पे ऑलरेडी ऑन जॉब हैं वहाँ पे बैठें, जो चीज़ें आपने फर्दर लर्न की हैं, क्या आपकी प्रैक्टिसेस में, आपकी परफॉर्मेंस में उससे कोई फ़र्क आया है कि नहीं आया। इसके लिए एक बड़ी प्यारी कोटेशन है, बेसिकली इंग्लिश में है, वो कहता है कि यू डू नॉट गेट पेड फॉर व्हाट यू नो, यू गेट पेड फॉर व्हाट यू डू विद व्हाट यू नो। ये जो व्हाट यू डू विद व्हाट यू नो वाला पार्ट है, इसको ज़रा थोड़ा सा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे अक्सर औकात हम ये समझते हैं किसी शख्स को हाईलाइट करने के लिए, कहते हैं यार उसने डबल एमए किया हुआ और उसको जॉब नहीं मिलती, या वो एक क्लर्क की जॉब कर रहा है, या उसको अंडरपेड है, उसको थोड़ी सैलरी मिल रही है। होता यही है कि यूजुअली आपको पता है लोगों ने जस्ट पास किए होते हैं एग्जाम, उनकी प्रैक्टिसेस में कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती। मैं इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, हंड्रेड्स ऑफ देम, तो मैनी टाइम्स मैंने ऑब्जर्व किया है लोग सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर रहे होते हैं लेकिन उनके पास वो नॉलेज होता नहीं है। जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं या फिर उनको अगर सीट देते हैं कोई, तो उसमें कहते हैं इसको आप प्रैक्टिस करो, तो वहाँ पे उनसे नहीं हो रहा होता। दे हैव टू लर्न इट फ्रॉम स्क्रैच। इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल आपने देखी होगी, जब से कंप्यूटिंग डिवाइसेस ऑफिसेज में आई हैं, तो जो कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज हैं या स्किल्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई। हर शख्स की सीवी के ऊपर जो है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग के कोर्सेज लिखे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा होता है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। आप उनको कहते हैं ये मेरे पास रिजल्ट्स हैं इनके, ज़रा मुझे ग्रेड्स कैलकुलेट कर दें या फिर इनकी जो है ना एवरेजेस कैलकुलेट कर दें एक्सेल के अंदर, तो उन्हें नहीं आता होता। दे जस्ट यूजुअली राइट इट। उनके पास सर्टिफिकेट मांगो तो मे बी उनके पास किसी ना किसी
प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट से लिया हुआ कोई ना कोई सर्टिफिकेट भी होता है। इसलिए बहुत ज्यादा लोग इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट नहीं करते व्हेन दे प्रेजेंट सम सर्टिफिकेट्स, बट व्हेन यू टॉक और व्हेन यू वर्क, दैट बेसिकली इज द रियल थिंग विच इज रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। अब मैं एक जगह काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, तो मैं यूजुअली बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर वो चीज लेके आता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस के अंदर वो रिफ्लेक्ट होती है मेरी, और मेरे सुपरवाइजर को पता चलता है। मैंने वो डिग्री सर्टिफिकेट नहीं किया, लेकिन चूंकि मैंने वो काम करके दिखाया और बहुत अच्छा करके दिखाया, दे विल रिस्पेक्ट इट, दे विल वैल्यू इट। Not just a certificate, it's a piece of paper which basically rates you high when they shortlist things without basically measuring your capacity to do something. वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो उसको आपको कर ले जाता है। बेसिकली ये लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज हैं, ये आपको इंटरव्यू रूम के अंदर लेके जाती हैं। वहां बैठ के आपने आगे खुद प्रेजेंट करना होता है, वहां से आगे आपके साथ ये डिग्रीज, ये सर्टिफिकेट्स ये नहीं चलते। आपको उस रूम में लेके जाने के लिए सिर्फ ये आपकी हेल्प करते हैं। वहां बैठ के फिर आप प्रूव करते हैं कि इफ यू नो समथिंग और इफ यू कैन डू समथिंग और नॉट। तो असल वैल्यू उस चीज की होती है। आई डिड सम कोर्सेज फ्रॉम सम यूनिवर्सिटीज, बट मैं आपको बताऊं कि यही मूक्स यूज करके ऑनलाइन कोर्सेज थे, बट पहले मैं काफी ज्यादा स्टडी कर चुका था और मैं अपनी प्रैक्टिस में चीजें ला रहा था, तो आई वॉज बींग वैल्यूड और मुझे उसकी जो बेनिफिट्स थे वो मिल रहे थे। बट फॉर फर्दर लर्निंग आई इवन फेल्ट के यार मुझे बड़ी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स के कोर्सेज हैं, इनको भी स्टडी करना चाहिए। मैंने वो भी कर लिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ कि नहीं करता। अगर जस्ट मैंने वो कोर्सेज किए और कहीं पे मेरे रिफ्लेक्ट नहीं होते मेरी पर्सनैलिटी, मेरी परफॉर्मेंस, मेरे काम के अंदर, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। So going beyond, if anyone has any more questions, you can still ask. You can raise your hand to ask a direct question, or you can write it in the chat box. ये जो बैड इंप्रेशन की आपने बात की, यूजुअली पीपल स्टार्टेड रेटिंग लो टू सम यूनिवर्सिटीज। बेसिक आपने देखा होगा शुरू में, आई एम अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट माई सेल्फ, तो और बड़े इनिशियल बैच शुरू में ये कुछ लोगों ने कंप्लेन किया। मैंने तो कभी ऐसा फील भी नहीं किया, जहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट किया अपने सीवी, और जब अर्लियर लाइफ के अंदर मैं कहीं पे इंटरव्यू के लिए भी जाता था, आई नेवर फेस दिस थिंग कि वहाँ पे लो रेट किया गया हो या रिस्पेक्ट या वैल्यू ना दी गई हो। सम पीपल कंप्लेन के वर्चुअल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को जो है वो इंटरव्यू कॉल्स कम आती हैं, या लोग पर्टिकुलरली इनको जो है ना वो करते हैं कि नहीं यहाँ से नहीं लेने ये इतने। बट लेट आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आना शुरू हुई कि दे आर बेसिकली एज गुड एज ग्रेजुएट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज। ऐसा नहीं है कि वो कम होंगे उनसे पढ़े लिखे या उनसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। दे हैव सम सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स एज वेल, जो बाकी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स में मे बी ना हो। एक चीज डिफरेंशिएट उन्हें कर देती है, दैट इज सेल्फ लर्निंग। जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं उनके ऊपर वो प्रेशर्स जो हैं यूनिवर्सिटी स्केड्यूल्स के नहीं होते कि वहाँ अटेंडेंस होगी, वहाँ ग्रुप लर्निंग और वो प्रोजेक्ट्स जमा करवाए जाएंगे, यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल कर देगी, ये ना हो वो ना हो, लो हो तो ये नहीं होगा। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्टूडेंट। उसने सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ लर्नड होना है, देन उसने ग्रेजुएट होना है, वहां से पास करना है, अदरवाइज कोई वे नहीं है। तो ये एक स्किल जो होता है उन स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ लर्निंग की उनकी कैपेसिटी और स्किल ज्यादा होती है। दूसरी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में भी होती है, जहाँ पे वो ये चीजें खुद से लर्न करते हैं और अपने अंदर डेवलप करते हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि कुछ टूल्स को उन्होंने ज्यादा एक्सप्लोर किया होता है, सम वेज के, जहाँ पे मैंने बताया कि क्विजेज कंडक्ट होते हैं ऑनलाइन, और फिर जो है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं, इंटरेक्शन with the teacher and students as well. So all these things basically refer to some differentials, और value actually उसी की होगी what you are actually। उसमें उस इंस्टीट्यूट का नाम, उसका सर्टिफिकेट का पेपर, उस सारी चीज़ों को
वो रिस्पेक्ट और वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो यूजुअली लोग कहते हैं कि लास्ट ईयर मेरे पास एक कैंडिडेट आए, उन्होंने सीवी प्रेजेंट किया, मैंने इंटरव्यू किया, तो ही क्लेम्ड कि मैंने वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी से मैंने ये डिग्री की है। आई सेड ओके, इससे मतलब अच्छी बात है आपने की है, बट लेट्स कम टू द पॉइंट कि जो क्वेश्चन मैंने करने हैं और जो रिक्वायरमेंट हैं, if you fit in that criteria and later on if you perform during your probationary period, then we'll rate you and we'll promote you, will make a permanent employee. उस बेसिस के परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर आप इवेल्यूएट किए जाएंगे, नॉट ऑन द बेसिस फ्रॉम वेयर यू ग्रेजुएटेड। जो यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, वहाँ के हैं, all of them are basically rated or evaluated on the performance, what they do with what they know. So this is all from my side. Thank you very much, everyone. It's time to say goodbye. Thank you for listening patiently. I enjoyed the session. Hope you too enjoyed it.